नमस्कार दोस्तों। मुझको यूं जीने की आदत है तो है। मुझको यूं जीने की आदत है तो है। खुद की खुद से ही मोहब्बत है तो है। मुश्किलों को ठोकरों पे रखते हैं। दुनिया वालों को शिकायत है तो है। जी हाँ, जो हर मुश्किलों को ठोकरों पर रखते हैं और दुनिया वालों की शिकायत की परवाह नहीं करते, जो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं। कि कितनी किताबें पढ़ता पढ़ाता है आदमी, पढ़ने की बात पढ़ नहीं पाता है आदमी। बिल्कुल इस दुनिया के एक्सपीरियंसेस को अपने साथ लेकर चलते हुए 30 किताबें रचने वाले युवा जनपद अवॉर्डी, जिन्होंने लगभग 50 देशों में हिंदी ऑथर के रूप में विजिट किया है, भ्रमण किया है। 16 रिसर्च वर्क कर चुके हैं आप। रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट रहे हैं आप। हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स हिंदी, एमए हिंदी और पीएचडी किया है आपने। और जिस वर्ष हमारा देश आजाद हुआ, उसी वर्ष आपने इस धरती पर हम सब के लिए एक मील पत्थर के रूप में जन्म लिया। तो आप सभी का परिचय करवाने जा रही हूँ, आप सभी को मिलवाने जा रही हूँ आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल जी से। यही कहती हूँ कि मकसद तो जिंदगी का ऊंचा बना के देख। मकसद तो जिंदगी का ऊंचा बना के देख। संकल्प दृढ़ मन में अपनी बना के देख। पुरनूर रोशनी से फिर होगी जिंदगी। पुरनूर रोशनी से फिर होगी जिंदगी। चौखट पे तू किसी के दीपक जला के देख। चौखट पे तू किसी के दीपक जला के देख। और आपने तो अपना दीपक साहित्य की चौखट पे जलाया। एक इतनी खूबसूरत चौखट की जिस पर जला दीपक चहु ओर प्रकाशित हो रहा है और हम सबको प्रकाशित कर रहा है। बहुत कुछ है आपके बारे में कहने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। न जाने कितने सम्मानों से आप सम्मानित हो चुके हैं कि सम्मान भी खुद सम्मानित होते हैं आपसे, आपको सम्मानित करते हुए। हजारी प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार सिंगापुर से, विद्यासागर सृजन सम्मान, हिंदी सेनानी सम्मान जापान से, प्रेमचंद प्रेमचंद सम्मान नॉर्वे से, कलम का सिपाही सम्मान जापान से, विश्व हिंदी सेवी सम्मान। और आपकी 8 किताबें बहुत चर्चा में हैं। अथ गरीबी चिंतन, अमरीकी प्याले में भारतीय चाय, साक्षात्कार आपके द्वारा लिए गए जो, और कच्ची मिट्टी की सौंधी सी महक, बोगी नंबर 2003, गांधी जी का चश्मा, दिल्ली चढ़ी पहाड़ और भी बहुत कुछ। आज आपको अपने बीच पाकर मैं बहुत गौरवान्वित और बहुत खुश हूं। और खुश नसीब है ये देवशील मंच जो आपको रूबरू करवाने जा रहा है और लोगों से। गुलशन मधुर जी इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार कर रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और अपने आप के लिए आपको समर्पित करते हुए मैं यही कहती हूँ कि शहर तक चांद मेरे सामने रखता है अक्स उसका। शहर तक चांद मेरे सामने रखता है अक्स उसका। सितारे शब को मेरे साथ उसका नाम लेते हैं। बहुत सितारे शब सुंदर। को मेरे साथ उसका नाम लेते हैं। यह सुनकर हमने मैखाने में अपना नाम लिखवाया। आज के मैखाने में तो हमने इसीलिए अपना नाम लिखवाया है कि ये सुनकर हमने मैखाने में अपना नाम लिखवाया। जो मैकश लड़खड़ाते हैं वो बाजू थाम लेते हैं। जो मैकश लड़खड़ाते हैं वो बाजू थाम लेते हैं। और मुझे विश्वास है कि अगर मैं कहीं भी लड़खड़ाऊंगी तो आप मेरी बाजू अवश्य थाम लेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच से। नीलू मेहरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत स्वागत आदरणीय हरीश नवल जी हाँ, आपका। मैं नमस्कार करता हूँ आपको सोनिया जी। आप इतना अच्छा बोलती हैं, इतना अच्छा लिखती हैं, और आपके लिखे को संगीतबद्ध किया जाता है, वो भी मैं यूट्यूब पे सुनता रहता हूँ। और आज आप सामने हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बस थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूँ कि वो जो 16 रिसर्च है वो मैंने नहीं किए, मेरे साहित्य पर 16 शोधार्थियों ने रिसर्च किया है। अरे और वाह, और भी और वो बड़ी जो बात। ज्ञानपीठ आपने बोला, वो रोमन में हम्म। उसको ऐसे लिखते हैं, पर वैसे वो ज्ञानपीठ है, युवा ज्ञानपीठ जी, पुरस्कार। युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार। हाँ, और वो 20 किताबें जो है ना, वो अब वो 30 हो गई हैं तो मैं संशोधन अरे करता हूँ।
और बहुत अच्छी बात और मुझे है। बहुत अच्छा लगा कि अमेरिका से गुलशन मधुर जी जुड़े हैं। नीलू मेहरा जी दिल्ली से दिल्ली में नहीं, वो कहीं और रहती हैं, वहाँ से जुड़ी हैं भारत से। दमयंती शर्मा जी जुड़ी हैं। सोनिया जी, बहुत बहुत आभार, आपने मुझे याद किया और देवाशील मेमोरियल संस्था ने याद किया किया। मैं आपके प्रति तो बिल्कुल बहुत ही मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। अरे, बहुत-बहुत अभिनंदन सर, बहुत-बहुत स्वागत। और सबसे पहली बातचीत तो मैं यही करना चाहूँगी कि हमने सुना है होनहार बीरवान के होत चीकने पात। तो ये कहावत आप पर कहाँ तक फिट होती है? कि आप बचपन से स्कूल टाइम के विद्यार्थी या घर में बच्चे के रूप में जो आज आप हैं और जो ये कहावत है, ये आपकी जो शख्सियत है उस पे कहाँ तक फिट है? अब मैं खुद अपने मुंह से तो क्या कहूँ, लेकिन मैं ये बताना वही चाहता हूँ कहना कि पड़ेगा। मैं जी, बचपन में बहुत ही विचारशील बालक था। और जी। मैं बहुत ही गंभीर प्रकृति का था आरंभ में। और बहुत ही अपने आप में रहता था, जिसे आप कहते हैं ना कि इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी जैसे होती हुँ, है। सोचता बहुत था। मैंने फिर जब रात को सब हम सो रहे होते थे तो मैं अपने दादाजी से कहा करता था कि मेरे से कहानी सुनो। तो उल्टा था अच्छा। कि जब नाना के घर जाता सुनो, था तो उनको कहानी सुनाता था। तो मेरा मन सुनाओ। बड़ा कल्पनाशील था और मैं कहता था कि आप मुझे बताओ किस पर कहानी लिखूं। तो अगर वो कहते थे हाथी पर लिखो, बताओ, तो मैं हाथी पर सुनाना शुरू कर देता था। वो कहते कि चिड़िया पर, तो मैं चिड़िया पर सुनाना लग, जो भी वो कहते तो मैं तुरंत, तो मुझे लगता है कि वो जो कल्पनाशीलता थी वो धीरे धीरे रचनात्मकता में तब्दील होती चली गई। और एक समय ऐसे आया कि जैसे मैंने बचपन में ही लिखना शुरू कर दिया। और हुँ, बहुत छुटपन में ही, मैं अभी स्कूल में ही पढ़ता था, तो मेरी रचनाएं जो हैं वो देहरादून की एक पत्रिका सर्वितकारी है उसमें छपने लग गई थी। और जी। बहुत पुरानी बात, अब आप सोचिए, आपका तो जन्म नहीं हुआ था। अब 1963, जिसको आम भाषा में 1963 कहा जाता है, और 62 से अनवरत यात्रा जारी है। क्या तो बात है! हो सकता है कि इसको कहते हो कि होनहार बिरबान के हो चीखने पात। बेशक, बेशक इसी को ही कहते हैं होनहार बिरवान के होत चीकने पात। अमूल कुमार चौधरी जी आपको नमस्कार कर रहे हैं। आपको भी बहुत-बहुत नमस्कार अमूल कुमार चौधरी जी। और जितनी भी दर्शक दीर्घामी लोग हमारे साथ जुड़े हैं आज के इस बातचीत के सेशन में, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप कुछ भी आप हमारे डॉक्टर हरीश नवल जी से कुछ भी बात करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें, कुछ भी अपना सवाल रखना चाहें, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। और एक इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि स्कूल टाइम में और कॉलेज टाइम में जैसे आज आप 21वीं सदी के सबसे बड़े, सबसे अच्छे और एक सशक्त हस्ताक्षर हैं व्यंग के रूप में। बहुत नाम है आपका और बहुत शौक से लोग आपको सुनते और पढ़ते हैं। तो स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में भी आप इसी टाइप की रचनाएँ पसंद करते थे पढ़ना, लिखना या सुनाना? मैं या स्कूल ये मूड में, बाद में हाँ, बदला? हाँ बिल्कुल, स्कूल और कॉलेज बड़े महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं हमारे जीवन के। और जी, विशेष रूप से स्कूल, क्योंकि बचपन हमारे साथ हमेशा रहता है। हम जो बनते बिगड़ते हैं वो अपने बचपन के कारण होते हैं, ऐसा मैंने अनुभव से बेशक, देखा है। तो बेशक। स्कूल में मैं आपको बात बताता हूँ कि मैं जैन हायर सेकेंडरी स्कूल दरियागंज नई दिल्ली में पढ़ता था। तो वो नई नहीं थी, पुरानी थी, दिल्ली थी वो। तो उस समय पास में ही, स्कूल के पास में ही जैनेंद्र कुमार रहते थे, एक हिंदी साहित्य का इतना बड़ा व्यक्तित्व। तो एक बार वो हमारे स्कूल में आए थे। जब स्कूल में आए, और उससे मैं स्कूल की पत्रिका का संपादक था, छात्र संपादक। तो इस नाते जी, मैं भी उस स्वागत समिति में था जो लोग उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। तो जब हम उनको अंदर ले आए तो प्रिंसिपल साहब ने मुझसे कहा, मेरे हिंदी के अध्यापक भी थे धर्मानु जी, कि हरीश जी ने कुछ सुनाओ। तो मैंने एक हुँ, कविता सुनानी शुरू कर दी। मुझे नहीं पता था कि सुनानी नहीं चाहिए, पर मैं अपने अच्छा। भोलेपन में मैंने उनको सुनानी शुरू कर दी। मैं करता हूँ अपने आप को ऑफर, मैं हूँ फोटोग्राफर, खुर्शीब को कैनेडी हुँ, बना दूँ, ऐसे करके ना, कुछ कैनेडी को कुछ और। तो वो जब सुनाए अच्छा, दिया तो आधी कविता हुई होगी, तो जैनेन्द्र जी ने मेरी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, व्यंग अच्छा लिख सकते हो। बहुत धीरे धीरे बोलते थे, बड़ी अच्छा। गंभीर आवाज में। अब मुझे तो क्या पता बात नहीं है। था व्यंग क्या होता है, वो तो आज तक अभी भी नहीं पता हुँ, चल रहा, अभी भी मैं उसको खोज रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि व्यंग लिख सकते हो। एक बात ये हुई।
और उसके बाद क्या हुआ कि नीलम पत्रिका एक आती थी, उसमें मैंने पढ़ा कि युवतियों के नाम खुला पत्र युवक लिखेंगे और युवकों के नाम खुला पत्र युवतियां लिखेंगी और उस पर पुरस्कार होगा। अब अच्छा। मैंने मैंने भी उसमें भाग लिया। भाग लेने के बाद मुझे वो सर्वश्रेष्ठ पत्र का पुरस्कार मिला। तो वो पुरस्कार अच्छा। 15 रुपए कैश था या क्या, बड़ी पुरानी बात है। तो उस समय जो, अब मैं भूल गया कौन थे, शायद संपत लाल पुरोहित थे, वो आए जिनके हाथों पुरस्कार मिला। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ना व्यंग अच्छा लिखते हो। मैं सोचूं ये व्यंग क्या होता है, ये भी व्यंग कह रहे हैं। अ, फिर किसी ने कहा कि हास्य व्यंग अच्छा लिखते हो। तो मुझे लगा कि हास्य तो मुझे पता है, पर ये व्यंग नहीं पता है। व्यंग क्या तो है? हाँ, तो वो मैं उसको अभी भी खोज रहा हूँ। तो वो बचपन तो चलता है। और स्कूल के जो आखिरी साल थे ना, मतलब 9वीं 10वीं 11वीं, तब 12वीं तक नहीं होता था, 11वीं तक होता था। जी जी तो तब जी। मैं थोड़ा मुखरित होने लगा था, रंगमंच पर भी नाटक इत्यादि करता था, तो पुरस्कार कुछ मिलने शुरू हो गए थे। और धर्म भानु जी जो थे हमारे अध्यापक, उनकी कृपा से वाणी परिषद नाम की एक संस्था स्कूल में थी। तो उसको मैं और राकेश सिंधुराज, राकेश जैन, हम दोनों उसको देखते थे। तो उसके तहत बहुत अच्छा बोलना तो नहीं आता था, पर मैं कोशिश करता था। बहुत अच्छा लिखना नहीं आता था, पर कोशिश करता था। तो वो तो वो अच्छा था। और कॉलेज में जब आए, तो कॉलेज में यहाँ गुलशन मधुर जी मैं देख रहा हूँ आ रहे, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ। ये तो हमारे आदर्श रहे हैं। ये बच्चों का प्रोग्राम और उसके बाद आकाशवाणी के जो प्रोग्राम देते थे, तो इनकी आवाज़ तो लाखों में एक ऐसी वाणी है जो बहुत पसंद की जाती थी। तो ये इनके साथ मेरे एक संबंधी थे, जो इनके मित्र थे, शक्ति जी, जो कहानीकार थे। तो उनके माध्यम से इनसे मैत्री हो गई थी। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपने कॉलेज का पूछा, तो कॉलेज में जी 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 हमने जी। इनकी देखरेख में एक प्ले किया था। और उसके बाद हमने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में भी एक नाटक किया था। तो वो मुझे ज़माना याद आ रहा है। तो उसमें भी दोनों में व्यंग्य था। तो धीरे धीरे मुझे पता चलना शुरू हो रहा था, कि मैं जान रहा था कि व्यंग्य क्या होता है। और फिर मैं कहानियाँ लिखता था, तो कहानियाँ भी लोग कहते थे इसमें बहुत व्यंग्य है। तो फिर बाद में ऐसा हुआ कि एक बार किसी कॉलेज में हम उसमें गए थे, प्रतियोगिता में, कविता प्रतियोगिता थी या जी। कहानी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो वहाँ डॉक्टर विजेंद्र स्नातक आए हुए थे। तो उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आप, मैं देखता हूँ कि आप ही लोग डिबेट में भी जाते हो, आप लोग भाषण प्रतियोगिता में जाते हो, आप लोग कविता में भी जाते हो, आप लोग कहानी में भी जाते हो, आप लोग नाटक भी करते हो। तो अपने आप में को ना देख लेना चाहिए कि कौन सी विधा हमारी उपयुक्त है और हम किसके उपयुक्त है। तो एक विधा चुन लेनी चाहिए। तो मुझे ये बात अच्छा। बड़ी अच्छी लगी। और फिर ऐसे ही ऐसा होता है ना, बड़े लोगों के संपर्क में आके बहुत कुछ हम सीखते हैं। वैसे तो हम एक सीख। दूसरे से सीखते हैं, छोटों से भी जी सीखते हैं। मैंने जी अपने जी। बच्चों से, अपने छात्रों से भी बहुत कुछ सीखा। तो हम एक दूसरे से सीख जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे किसी और जगह मेरे आए हुए थे उपेंद्र नाथ अश्क जी, आए हुए थे। और कोई बात हुई तो कोई और भी सज्जन थे जिनका नाम नहीं ध्यान आ रहा। तो उन्होंने कहा नहीं जी, कहानी का दौर भी बहुत चल रहा है, इसका भी हो रहा है, अब तो परसाई जी आ गए हैं, अब तो व्यंग का ज़माना आने वाला है। तो मैंने कहा ये व्यंग अच्छा। का ज़माना आने वाला है। तो कविता में भी रेस थी काफ़ी लंबी, कहानी में भी थी। तो मुझे लगा कहानी तो मैं लिख रहा हूँ, और मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार का पुरस्कार भी मिला था। राजेंद्र अवस्थी जी के हाथ एक बार, और एक बार मोहन राकेश जी के हाथ, और एक बार कमलेश्वर अरे जी वाह, के हाथ। तो क्या बात है। कहानियाँ कुछ की मेरी कहानियाँ छपी भी थी। पर फिर मुझे लगा कि ये व्यंग क्या है, क्योंकि सब कह रहे हैं जो तुम्हारी कहानी है, कहानी नहीं है, व्यंग है। तो फिर मैंने वो आत्मसात करना शुरू किया। तब मुझे याद है कि हम लोग कबाड़ी बाजार जाते थे किताबें देखने के लिए, पुरानी किताबें वहाँ मिल जाती थी सस्ते में। तो वहाँ मुझे बेढप बनारसी की एक किताब मिली। तो वो मैं किताब ले आया। जब उसको मैंने पढ़ना शुरू शुरू किया, तो मैंने कहा अरे ये व्यंग ऐसा होता है। ये ठीक है, कहानी तो लिख रहे हैं, लेकिन इस कहानी को कहानी नहीं कहते, व्यंग कहते हैं। और फिर धीरे धीरे जैसा होता है ना, कि आप जैसा सोचते हैं, जैसा करना चाहते हैं, और जब आप प्रयासरत हो जाते हैं, और यदि वो ईश्वर ने आपको वो प्रतिभा दे रखी है, तो अगर आप थोड़ा सा मांझते हैं, तो धीरे धीरे
आप कुछ कर सकते हैं। तो मैंने भी फिर वो था लेफ्टिनेंट पिग्सन की डायरी, तो वो मैंने पढ़ा। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, बड़ा रोचक है कि जैसे मैं उसको जी, पढ़ रहा था तो ज़रूर। उसमें एक जगह वो किसी अंग्रेज की डायरी थी जो उनके हाथ लग गई, तो पूरा कल्पना थी। तो कहते हैं कि अंग्रेज ने लिखा लेफ्टिनेंट पिग्सन ने, तो पहले तो नाम ही देख लीजिए आप, पिग्सन, इसका जो अर्थ है आप समझते हैं क्या है। तो किस तरह से वो दुत्कार रहे थे, भर्त्सना कर रहे थे, ब्रिटिश हुकूमत थी जब, तो उस समय लिखा उन्होंने। हुकूमत के, हाँ। तो उसको एक तो ये अपशब्द कहा उनके लिए, तो उसके लिए पिग्सन बनाया। उसमें लिखा कि मैं, लेफ्टिनेंट पिक्सन की डायरी में लिखा है कि मैं भारत में आया हूँ, तो यहाँ लोग जो है वो देर वेरी बैड, वो बहुत गंदे होते हैं, लेकिन उनको इस बात की शर्म नहीं होती। उनके शहरों के नाम भी ऐसे होते हैं, गाजियाबाद, मुरादाबाद, मुर्शिदाबाद, इलाहाबाद, अच्छा। तो उनको वो नहीं हुँ, पता। और यहाँ के लोग हैं बहुत बहुत देर बहुत पुअर हैं, बड़े गरीब हैं, लेकिन इसमें वो संकोच नहीं करते। उनके शहरों के नाम है हुँ। कानपुर, नागपुर, रामपुर। तो मैंने देखा कि वो जो शब्दों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और खिलवाड़, जिस तरह की हाँ। वक्रोक्ति वो पैदा कर रहे हैं, जो व्यंजना तत्व दे रहे हैं, तो वो फिर फिर तो बाद में, फिर जब हरिशंकर परसाई जी मिल गए, और बाद में तो उनसे मिलना जुलना, खतों किताबत भी होती थी। शरद जोशी जी मिल हुँ, गए, हुँ, त्यागी जी मिल गए, लतीफ़ घोंगी मिल गए। बस फिर तो समझ में आ गया कि अभी हम कहीं नहीं पहुंचे हैं, हमें पहुंचना है। तो हुँ। ये था। तो ये इसी बीच हमारे साथ नीता जोशी जी जुड़ी हैं, सुनीता चड्ढा जी जुड़े हुए हैं, और बहुत से लोग व्यंग ऊपर चले गए कमेंट्स हमारे, लोग कह सुनीता रहे थे कि चांदला, होनहार। ये सुनीता सीता चांदला है, चांदला जी, अंग्रेजी में चांदला जी, लिखती हैं जी, सुनीता चांदला, हाँ, अंग्रेजी में बहुत-बहुत जी। आपका स्वागत नमस्कार। है। और ये दमयंती जी पूछ रहे थे कि आपको किस व्यंगकार को सबसे पढ़ना अच्छा लगता है? दमयंती शर्मा जी का ये हाँ, सवाल मुझे था। और हरिशंकर प्रसाई जी को आपको पढ़ना भी बहुत बहुत अच्छा। पसंद है। जी, और नीता जोशी जी कह रहे हैं कि सर आपको सुनना बहुत ही सुखद लगता है। ये उससे नीता जी पहले मेरा किसी ने कहा सौभाग्य था। है। हाँ, आपको भी बहुत-बहुत नमस्कार नीता जी, और आपके साथ आपने बहुत काम किए हैं एन चंद्रा जोशी पेज के लिए। और अभी इनसे बात नीता जी को देखते ही मेरे ज़हन में ये बात आई है कि लगभग आप 70 या 66, जहाँ तक मैंने सुना है, 66 और 70 के बीच में आप लोगों से बातचीत कर चुके हैं। तो वो सफ़र आपको कैसा लगता है? हमें तो बहुत हाँ, खूबसूरत लगता है। हाँ, अलग-अलग लोगों से मिलना, उनके संस्मरण को जानना और वो सब करना, उससे आपको कैसा लगता है वो सब? सोनिया जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, मेरे मन का ही प्रश्न है ये। क्योंकि जो जितनी भी विधाएं होती हैं, वो सुनने में, लिखने में, बोलने में संस्मरण सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि वो बहुत आत्मीय होती जी, है। और वो जी। संस्मरण जो है वो सच्चाई पर आधारित होता है। जिसका अनुभव हुआ होता है वही तो लिखेगा, जिसका नहीं हुआ वो कैसे हुँ, हुँ, लिखेगा। अब मैं अगर हुँ। पंत जी से मिला, महादेव वर्मा जी से मिला, भगवती चरण वर्मा जी से मिला, जैनेन्द्र जी से मिला, तो अगर मैं नहीं मिला तो मैं संस्मरण नहीं लिख सकता, उनकी जीवनी लिख सकता हूँ, उन पर लिख सकता हूँ। तो ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे एनसी जोशी, इनका एनसी चंद्रा जी का जो पटल है वो सबसे बड़ा पटल है बट भारत का। जी। तो उन्होंने मुझसे कोई प्रोग्राम था, व्यंग के लिए मुझे बुलाया गया था, तो मधु सनाढ्य जी ने एक साक्षात्कार लिया था। जैसे आज मेरा सौभाग्य है कि आप जैसी शख्सियत साक्षात कर नहीं, रही है। मैं तो बातचीत कर रही उसमें हूँ। तो उसमें हाँ। फिर जोशी जी ने मुझसे कहा कि भाई मैं आपके साथ कोई कार्यक्रम करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि फिर मैं तो भाई साहित्यिक कार्यक्रम ही करूँगा। पटल पर साहित्यिक कार्यक्रम लोग ज़्यादा देखते नहीं हैं, लेकिन मेरे मानना हुँ, है कि हुँ। क्लासिक देखने वाले कम होते हैं और पॉप देखने वाले बहुत होते हैं। तो आप देख लो। कहते हैं नहीं, मुझे यही करना है। तो वो मराठी भाषी हैं, और उन्होंने फिर ये हम दोनों की एक बहुत ही अच्छी टीम बन गई, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसा भी हो सकता होगा। तो फिर मुझे लगा कि लोग मुझसे कहते हैं कि आप संस्मरण बहुत अच्छे लिखते हो और बहुत अच्छा सुनाते हो, व्यंग के अतिरिक्त। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हुँ, संस्मरण हुँ। ज़्यादा अच्छे लिखते हो। उसका एक कारण ये है कि वो ज़्यादा अच्छा। अच्छे लगते हैं, ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लगते हैं। मेरी एक पुस्तक भी है, निराला की गली में, तो संस्मरण है, तो उस पर मुझे एक काफ़ी बड़ा पुरस्कार मिला था। पुरस्कार दाता खुद घर पर आए थे, ये मैं कभी भूल नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि संस्मरण सुनाइए आप। तो हमने सोचा कि चलो
सुनाते हैं 10-12 लोगों के। तो मैंने आरंभ किया ये जनवरी 2021 से। तो हम हर हफ्ते एक, तो वो करते 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 मालूम नहीं था कि मुझे लोग कहाँ कहाँ से याद आते रहे। और विदेश के भी याद आए। जर्मनी के लोथार लुत्ज से, और मॉरिशस के राजेंद्र, अरुण और अभिमन्यु, अनंत याद आए। तो सब फिर एक लंबी लिस्ट, नामवर सिंह जी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक हैं, ऋषभ चरण जैन, इतने पुराने लेखक, वो याद आए। तो फिर मैंने कुछ के संस्मरण तो मैंने पहले भी लिखे थे, किंतु ज़्यादातर फिर मैंने सोचा, मोहन राकेश जी भी थे, सभी थे, राजेंद्र अवस्थी जी भी, और सब लोग, तमाम बड़े नाम जो अब इस समय हमारे सामने अपनी पुस्तकों में जिंदा हैं, तो उनको जिंदा। पहले लिया। तो पूरे एक साल तक वो चलता रहा, 52 हफ्ते। तो 52 ऐसे बड़े बड़े दिग्गज क्या बात है। उसमें कथाकारों पर, शिवानी भी उसमें है, चंद्रकिरण सोनरिक्सा जैसी इतनी बड़ी लेखिका भी उसमें, शशि प्रभा शास्त्री जैसी भी उसमें। तो वो एक लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। वो मुझे मालूम नहीं था कि देखिए, जिनकी रुचि सांस्कृतिक होती है, सुसांस्कृतिक होती है और साहित्यिक होती है, उन लोगों को अच्छा लगता है, और उनकी संख्या कम होती है, क्योंकि ऐसे लोग तो लाखों में एक एक वाले होते हैं ना, तो इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं। तो वो फिर धीरे धीरे वो संख्या बढ़ने लगी। फिर ये फेसबुक पर आता था, यूट्यूब में आता था, बाद में ट्विटर पे आने लगा, तो सिलसिला चलता चला गया। तो एक साल बाद मैंने फिर नरेश जी से कहा कि ऐसा है कि दिवंगत साहित्यकारों पर हमने काफ़ी कर लिया, तो कुछ ऐसे साहित्यकार हैं हमारे देश में जिनके ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ। तो फिर अब हम टर्न करते हैं कि जो हमारे इस समय के सूर्य हैं उनके ऊपर मैं संस्मरण सुनाऊं। तो संस्मरण तो वो क्या। रहे, लेकिन संस्मरण के साथ फिर हमने एक जोड़ दिया कि जब लोगों ने कहा कि जब वो व्यक्ति हैं तो उनको उपस्थित भी कीजिए, हम देख भी लेंगे। तो रामदर्श मिश्र जी जैसे इतने बड़े साहित्यकार से आरंभ किया, और वो मेरे गुरु भी रहे हैं, एमए में मेरे अध्यापक प्रोफेसर थे वो। और बड़ी अजीब घटना है कि उनकी बेटी डॉक्टर स्मिता मिश्र मेरी विद्यार्थी रही और वो मेरे गुरु रहे, तो हमारा एक अच्छा बहुत अच्छा 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 अच्छा, क्या रिश्ता बात था। है। होता है। तो रामदर्श मिश्र जी पर मैं बहुत दिनों से बोलना चाहता था। तो मैंने देखा कि उसको बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत लोगों ने शेयर किया। बस फिर बालस्वरूप राही जी जैसा इतना बड़ा दिग्गज गीतकार, कवि, फिर उनको लिया, गोपाल चतुर्वेदी जी, फिर वो सिलसिला चलता रहा। तो अब वो 66 हो गए हैं। तो अब वो हाँ बृहस्पतिवार जी, को मैंने लास्ट देखा था हाँ, तो ये। डॉक्टर रमा सिंह जी पर मैं बात करूंगा, जी। वो भी अनाउंस नहीं हुआ। तो वो सिलसिला ऐसे चला। तो अब मेरे एक मित्र ने कहा, मैं तो गणना नहीं की थी, कहता हरीश भाई तुमने 60 लोगों पर लिख दिया है, अब तुम्हारी 4 किताबें बन जाएंगी। मैंने कहा भाई तुम्हारी बातचीत में बड़ी ईर्ष्या की बू आ रही है। कहते नहीं नहीं नहीं। तो तो खैर वो सिलसिला ऐसे चला। तो उसके लिए नीता जोशी, नैन्सी जोशी जी को मैं सम्मान पूर्वक ये उनका उनका मैं अभिनंदन करता हूँ कि ये श्रेय उनको जाता है, क्योंकि जिस युग बेशक। में फिल्म है, मंच की कविताएं हैं अगर साहित्य के नाम पर, या ऐसी चीजें हैं जो बड़ी दिलचस्प होती हों, जो रंजक तत्व, जो अंदर से ऐसा रंजन पैदा करें, जो अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अब उन्होंने ये कार्यक्रम किया, तो बहुत बहुत देखिए, पंकज प्रसून जैसे, ये हमारी पीढ़ी के बाद की पीढ़ी के बाद की पीढ़ी वाले सबसे अच्छे व्यंग्यकार हैं, बहुत बड़े। तो शोभा जी कह रहे हैं, सुबोधा जी, सुबोध जी, ये भी आपके विद्यार्थी रहे हैं, हाँ, वो कह अरे रहे हैं कि मैं भी आपका सुबोध शर्मा विद्यार्थी जी रहा हूँ। केवल विद्यार्थी नहीं जी। रहे, ये कुमार सुबोध के नाम से लिखते भी रहे हैं, बैंकर लिखते रहे हैं, हैं। और एनसी जोशी प्रोग्राम में मेरे साथ होते हैं। तो अच्छा, वो जो हाँ, जो जो सबके अच्छा, नाम ये वही है। बताते हैं। हाँ, हाँ, नाम तो बताते हैं बहुत। सुबोध ये जी भी हैं ये। बड़ा काम हाँ, है। उस दिन आपके प्रोग्राम में आए भी थे जब आप लोग वहाँ जी। दिल्ली में। जी। तो ये अच्छा। देखिए हाँ, राजन मैं नहीं सहगल जी, जा पाई उस दिन, उस वाह, दिन। जी। ये राजन सहगल जी का नाम मैं पढ़ रहा हूँ। राजन सहगल जी जो है वो इस समय जो भारतीय टूरिज्म है, पर्यटन है, उसकी एक बहुत बड़ी हस्ती हैं।
इन्होंने फिल्म जी। टूरिज्म और होटल टूरिज्म और पता नहीं कई तरह के टूरिज्म बनाए, गोल्फ टूरिज्म बनाया, स्पोर्ट्स को लेकर के पूरी दुनिया में जाते हैं। तो ऐसे ऐसे होनहार शिष्य हैं जो बाद में दोस्त बन जाते हैं, फिर वो मुझे सिखाते भी हैं, तो मैं उनसे भी सीखता हूँ। तो नीलू मेहरा जी, नीलू सर जी, मेहरा आप जी तो आई हैं स्वयं मुझे। ही गजब हैं तथा आपके किस्से भी अजब हैं। बेशक, हाँ, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं इन्होंने आप। तो इन्होंने मुझे मान दे दिया ना, ये मुझे वीर जी कहती हैं, तो मैं वीर हूँ, हाँ। भाई भी हूँ। वीर भी हूँ। ऐसी हाँ देखिए ईर्ष्या को प्रणाम। रमा सिंह जी कह रहे हैं, बेशक ऐसी ईर्ष्या को प्रणाम। और हम हाँ चाहते आप हैं कि हर कोई ऐसी ईर्ष्या आपकी चारों तरफ से पैदा हो जाए कि आप और ज्यादा पुष्पित और पल्लवित होते रहे हमारे बीच में। और नहीं, अभी एन चंद्र जोशी प्रतिस्पर्धा जी ने कहा कि प्रतिस्पर्धा अच्छी है, अ, स्पर्धा अच्छी है, जो लोग ईर्ष्या करने ईर्ष्या वाले हैं उनको अच्छी आप और नहीं है। हम नहीं रोक सकते ना, हाँ क्या करें। तो हाँ इसीलिए हम हाँ, उनको प्रणाम ही कर सकते हैं, है यस ना। यस, वो प्रणाम कर रहा हूँ। तो बस इसीलिए वो प्रणाम के योग्य ही है। हाँ जी जी, रमा जी। और एन चंद्र जोशी जी कह रहे हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी और का जो कोई संस्मरण उन्हें याद आ रहा है, वो शायद आपसे सुनना चाह रहे हैं। और वो देवशील मेमोरियल हरीश सर को सुनना बहुत रोचक है। बेशक सर को बार बार सुना जा सकता है कि आपके पास इतना सब कुछ है नहीं, सुनने वो को कि 1 घंटे हरवंश में राय बच्चन तो जी हम का, सुन नहीं सकते। हाँ, बच्चन जी का ये था कि हरिवंश राय बच्चन जी दिल्ली में रहते थे पंत मार्ग पर। उनको एक बहुत बड़ी जी। कोठी मिली हुई थी, सरकारी आवास था वो। विदेश मंत्रालय के बहुत हम्म। बड़े अधिकारी थे। और जी। वैसे उन्हें तो सारी दुनिया जानती ही थी, आज भी जानती है। तो हमने एक कार्यक्रम करना था, हमारी एक छोटी संस्था थी, एक यूथ फोरम बनाया हुआ था हमने। तो उसका एक कार्यक्रम करना था। मैं उस समय कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था, ये बड़ी पुरानी 64 की बात है। तो वहाँ तो ये तय हुआ कि हम श्रीमती तेजी बच्चन जी को बुलाएंगे मुख्य अतिथि के रूप में। तो तेजी हम्म। बच्चन जी, मतलब अमिताभ बच्चन जी, अजिताभ बच्चन जी की माता श्री, और हरिवंश राय जी की पत्नी। तो चूंकि मैं संगठन सचिव था तो मेरा जिम्मा था, तो मैं फिर उनका समय देने के लिए गया था। तो मुझे उस सिलसिले में एक बार बताने के लिए, दूसरी बार उनको लेवाने के लिए, तीसरी बार उनको छोड़ने के लिए, चौथी बार उस समय की फोटोज दिखाने के लिए, तो ये इस तरह से 4 बार बच्चन जी से मिलना हुआ, मार्फत तेजी बच्चन जी। तो जब तेजी बच्चन जी को मैं छोड़ने आया तो मैंने बच्चन जी से कहा कि सर आप कार्यक्रम में नहीं आए। तो कहते मुझे कहाँ बुलाया था, आपने तो तेजी बच्चन को बुलाया था। अब हम लोग इतना संकोचे पड़ गए कि हाँ, हमने इनको तो कहा ही नहीं था कि काई क्या नहीं। करेंगे। और मुझे याद है कि जब तेजी बच्चन प्रोग्राम में तैयार हो रही थी तो मुझे बच्चन जी ने बहुत देर पहले बुला लिया था और बताया था हम्म। कि उनको तैयार होने में समय लगता है, मेकअप वगैरह में, तो मैं तब हम्म। तक तुम्हारे साथ हूँ। तो मुझे उन्होंने बड़ी सारी शिक्षाएं दी थी। तो उनके बाहर पोर्च में और इधर उधर बहुत सारे गमले थे, तो मुझे बता हम्म। रहे थे ये पौधा क्या होता है, कैसे बनता है, कब खिलता है, ये पुष्प ऐसे है, ये ऐसे है। तो उन्होंने मुझे बाकायदा बॉटनी पढ़ाई। मैंने कहा वाह, बहुत अच्छा। हम्म। और फिर तब भी अभी तैयार नहीं हुई थी, तो तब उन्होंने, उनके यहाँ बहुत से शिलाखंड थे, प्रस्तर की हम्म। मूर्तियां थी जो जगह जगह से वो लाए थे। तो फिर मुझे उनके बारे में बताने लगे, देखिए ये उस देवी का है, ये वहाँ से लिया था, हम प्रयागराज गए थे तो ये पत्थर मिला था, हम वहाँ गए थे। तो फिर उन्होंने मुझे वो पुरातत्व भी पढ़ाया। तो इस तरह से, क्या और बात है। फिर क्या हुआ कि उन्होंने मुझे शिकंजी पिलाई। और फिर मैंने उनसे कहा कि जी स्कूल टाइम में मैं ना मैं आपकी बंधुशाला सुनाया करता था। तो कहते अरे, हम्म। मैंने कहा उस समय तो सभी सुनाते थे। कहते अच्छा सुनाओ। मैंने कहा, "अब आपके सामने कैसे सुनाऊं, मुझे बड़ी शर्म आ रही थी। कहते नहीं नहीं तुम हम्म। सुनाओ। तो मैंने हल्का सा थोड़ा सा एक एक उनका वो बोला। कहते अच्छी तरह बोलो। फिर मैंने कहा नहीं, वो मैं हम थोड़ी सी वो आपकी नकल सी है ना, इसलिए मैं नकल नहीं करना चाहता। कहते तुम नकल करो और मैं असल तुम्हारा साथ दूंगा। तो फिर मैंने क्या जो बात मेरे है। इश्क पर वो रहे जिसकी आंखों में हाला, वो वाला पढ़ा, तो उन्होंने मेरे हम्म। साथ साथ पढ़ा। तो मैं बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए, रोमांच हो गया। वो क्या बात खैर है। बड़े लोगों की बड़ी बातें।
बेशक बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, लेकिन वो बड़े लोग जो सच में बड़े हैं वही विनम्र होते हैं। ये मैंने सिर्फ मतलब मेरा भोगा हुआ सच है, सिर्फ किताबी सच नहीं है। ये जो जी सच में बड़े हैं, वो नम्र होते हैं, वो विनम्र भी होते हैं। जैसे कि आजकल हम ये अक्सर देखने को आ रहा है कि जो ये हमारे सम्मान हैं, वो बिक रहे हैं और लोग उसे खरीद भी रहे हैं। और एक आपका समय था कि जो इतने आपके पास सम्मान हैं कि वो घर चल के आते थे सम्मान और आपकी उस कला को या आपके साहित्य को या आपके समर्पण को वो सम्मान दिया हाँ, जाता था, नहीं मिलता था। नहीं वो ऐसा है। सम्मान और इस सम्मान में नहीं क्या? मैं जी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए सम्मान, जो लोग सम्मान लोलुप होते हैं और जो हुँ, सम्मान देयक होते हैं, प्रदाता होते हैं, उनकी बहुत सारी श्रेणियां होती हैं, है ना? जी, उनमें जी, से जी। कुछ जेन्युइन होते हैं, कुछ जेन्युइन नहीं होते हैं। नहीं। जो सम्मान आप मांग कर लें, जो सम्मान आप खरीद कर लें, जो सम्मान आप अपने पद को दिखा कर के लें, आप ताकत से लें, तो वो सम्मान नहीं है, वो तो आपको अपमान मिला। ये अब मैंने मांगा और मुझे मिल गया तो मैं सम्मानित थोड़ा हुआ, मैं तो अपमानित हुआ अपने आप में। हुँ, क्योंकि मैं तो जानता हूँ ना कि मैंने ये कैसे लिया, कहाँ जुगाड़ बिठाया, तो वो सब नहीं, उससे दूर। तो इसीलिए मेरे आरंभिक पुरस्कार 4-5 जो बड़े, वो सारे प्रतियोगिताओं में ही हैं, जिसमें युवा हुँ, ज्ञानपीठ भी शामिल है और गोविंद वल्लभ पंत भारत सरकार का भी शामिल है। तो ये पहले ही सीख मिल गई थी गुरुजी से और मेरी माता जी से कि ऐसे नहीं हुँ, करना है। हुँ, तो कोशिश की, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे आदमी हैं, नहीं, कोशिश अच्छा हुँ, होने की हुँ, करनी चाहिए। तो वो पुरस्कार जो आपने कहा, वो ऐसा नहीं, वो तो यदि जीवित होते तो उनका नियम था, वो अभी भी पुरस्कार घर जा कर के देते। वो सभी ऐसे वीरेंद्र प्रभाकर जी, स्वर्गीय वीरेंद्र प्रभाकर जी उनका नाम था। वो एक बहुत बड़े फोटोग्राफर थे। उनको, उनका रिकॉर्ड है दुनिया का कि उन्होंने सबसे अधिक वीआईपीज के चित्र खींचे हैं, राष्ट्रपतियों के और किस हुँ, किस के नहीं। हुँ, 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 तो उनका नियम था कि वो मुझे सम्मान देने के बाद उन्होंने जो अगले सम्मान देने थे तो उसमें वो मुझे मेंबर रखते थे चुनने के लिए। तो मुझे याद है हुँ, फिर मैं उनके साथ देने जाता था। तो हुँ, वो ठीक है, कदर होती है। जैसे महादेवी वर्मा जी को जब सम्मान दिया जाना था तो इंदिरा जी नीचे उतर कर आई थी, तो वो तो देखिए वही बात। बड़प्पन है, विनम्रता है। ये हुँ, सब जमाने में सब तरह के लोग होते हैं। तब भी अच्छे हुँ, बुरे थे, आज भी अच्छे और कम अच्छे, बुरे ना कहो, अच्छे और कम अच्छे और बहुत अच्छे तो कम वो होते हैं। तो ऐसा नहीं, पुरस्कार अभी भी कई जगह बहुत कम जगह होती है जहाँ पर जो बात आपने कही, क्योंकि ये बात प्रचारित ज़्यादा हो गई है और जिनको कम मिलता हुँ, है वो ज़्यादा ऐसी बातें फैलाने लग जाते हैं। जब उनको मिलता है कहते हैं इस बार बड़ा हुँ, अच्छा न्याय हुआ। ऐसा होता है, हमने ये बहुत बात सुना है। सही है। कहते कि अरे हमने हमने हुँ, तो हुँ, किसी हुँ, के आगे मिले नहीं, ये बहुत अच्छा है हमें मिला। तो मैंने कहा तुम 2 साल पहले तक तो इनको अपशब्द बोल रहे थे। कहता नहीं, बहुत अच्छा हुआ इस बार, हुँ, क्योंकि उनको मिला। ऐसे लोग कहते हैं फलानी पत्रिका में क्या है, लोग ऐसे ही छप जाते हैं, कुछ नहीं है। जब वो छपते हैं हुँ, तो हुँ, कहते हुँ, हैं बड़ा बड़ा अच्छा छापा नहीं। तो ये जो मनोवृत्तियां हैं ना, तो ये तो ये आदमी को खुद समझनी चाहिए। तो पुरस्कार तो देखिए सबसे बड़ा है जो पाठक का पुरस्कार है। जब पाठक बिल्कुल, ने पढ़ा, बिल्कुल, बहुत उस खत बढ़िया। लिखा। अब खत मुजफ्फरनगर हुँ, से आ रहा है, वाराणसी से आ रहा हुँ, है, सिक्किम हुँ, हुँ, से आ रहा है, भूटान से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, और फिर वो लोग कह रहे हैं हुँ, कि आप पर रिसर्च करना चाहते हैं। तब वो लगता है कि हाँ, हुँ, ये पुरस्कार हमें दे रहे हैं, मांग कर नहीं। तो ऐसा नहीं, तो ऐसा मत मन में सोचिए कि सभी पुरस्कारों में ऐसा होता है, क्योंकि हो सकता है मुझे भी कुछ और भी मिलने हो तो फिर से कहेंगे कि कुछ हुँ। जुगाड़ किया। नहीं, नहीं ऐसा नहीं ये तो नहीं, आम जनता की बात है, जो आपने अभी बात कही वो बिल्कुल सही कही कि जब तक वो चीज़ हम तो हमसे दूर है या इधर-उधर की हाँ। बातों से है, ये बहुत बड़ी अब आपने देखिए, बात सीखी। मैं बताता हूँ, तो सुनिए जी, एनसी जोशी जी की आपने बात की। एनसी जोशी जी, नीता जोशी जी और भूमिका जैन जी, जब हमारे हुँ, हुँ, एपिसोड 25 पूरे हुए थे तो हमें लग नहीं रहा था कि हम 25 हुँ, एपिसोड करेंगे। तो वो लोग हुँ, भी घर चलकर इतनी दूर से, 900 किलोमीटर दूर से, इतने पैसे खर्च करके वो आए थे और उन्होंने मुझे पुरस्कार दिया, शॉल दी, माला पहनाई। हुँ, 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 यानी जो दिल से दिया हुआ सम्मान है उसका कोई मुकाबला नहीं। और कोई जो मुकाबला दिल नहीं। से नहीं दिया और गणना में किया, लाइन में लग कर किया, फॉर्म भर कर के किया, और फिर चाहे वो हुँ, 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, तो वो वैल्यू क्या है ये देखना चाहिए।
कीमत क्या है वो नहीं, तो मैं तो हमेशा वैल्यू, मूल्य देखता हूँ, कीमत कम देखता बिल्कुल, इसीलिए आप हरीश नवल जी हैं। हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बेशक, है मैं। बिल्कुल सही बात की। नहीं, ये बातें हमें अच्छी लग रही हैं, क्योंकि देखो अट्रैक्शन भी वही होता है, बातें भी वही अच्छी लगती हैं, जब हम उसी मनोवृत्ति के हैं। और हमारे सामने उदयवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, सम्मान तो आपसे सम्मानित होते हैं सर, अरे वो ऐसा कह रहे हैं। उदयवीर सिंह जी हमें तो मैंने जी, आध्यात्मिक पुरुष कहता हूँ, मैंने तो उनको संत बिल्कुल कहता हूँ। आध्यात्मिक पुरुष हैं वो। आपने हाँ, फेसबुक वाहिगुरु पर जी, पढ़ा मैं होगा, उनकी कितना अक्सर अच्छा लिखते जी, हैं। मैं भी उनको बहुत अच्छा, और वाहिगुरु जी कह के मैं अक्सर उनको अपनी गुड मॉर्निंग करती हूँ जब उनको पढ़ती हूँ नहीं तो नहीं। अपने आप ही मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं, जैसा हाँ, आपने कहा नहीं कि नहीं नहीं, संत वो संतों जैसे। हम उदयवीर जी, उदय जी के साथ हम लोग बहुत सारे देशों में गए हैं। तो अक्सर जी, जी, मैं और उदय एक ही टेबल पर वहाँ नाश्ता करते थे होटल्स में। तो हमारा जी, जी। ब्रेकफास्ट टाइम आपस में शुरू होता था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि एक ऋषि जैसे हैं, संत संत हैं वो, तो बहुत अच्छा लगता था। अ, आपका अप्रतिम अद्भुत सरस व्यवहार ही आपकी बहुमूल्य प्रतिभूति है। बेशक आप सही कह रहे हैं। हम आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हैं। राशि धीमान जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं लगातार। उनको आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है, वो मेरी दोस्त हैं। तो वो सुबह से यही सोच नमस्कार। रही थी कि इस एपिसोड में वो ज़रूर सुनेंगे। नहीं आपको नहीं। नमस्कार। सुषमा व्यास जी हमारे साथ जुड़ी हैं। हाँ, आपको भी हम सुषमा नमस्कार व्यास करते हैं। राजनीति, ये एक कविता का बहुत ही प्रखर नाम है। मैं प्रणाम करता हूँ सुषमा जी को। इन्होंने मेरे मुझे पता भी नहीं था, मैंने कोई अमेरिका में एक फोटो खींचा था, फोटो एक फेसबुक पर देखा उन्होंने, वो इतना अच्छा लगा कि उस पर इन्होंने कविता लिखी। तो अब आप सोचिए, बेशक। ये है सम्मान, ये है पुरस्कार, हुँ, कि हुँ, आपको पता भी नहीं है और कोई लिख रहा है, शब्द भी उनके हैं, सब कुछ उनका है, लेकिन उनकी कितना बड़प्पन है कि वो कह रहे हैं कि आपकी फोटो की प्रतिक्रिया में है। ये तो हुँ, बताते नहीं लोग। तो यही चीज हुँ, मैं हुँ। चाह रहा था, यही बड़ी होनी बात है। चाहिए। हम्म। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, और सभी लोग लगातार आपसे जुड़ रहे हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, और आपके सरल व्यवहार की उससे भी ज़्यादा तारीफ़ कर रही हैं। सर जी, नहीं, आपका सरल सौम्य स्वभाव ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और यही मुझे लगता है कि आप में एक ऊर्जा भरता है। आज इस समय भी आप इतने ऊर्जावान हैं, इतने खुश हैं, तो उसका एक यही कारण है कि आप आत्मा से खुश हैं। अभी जैसे कि नीचे किसी ने लिखा था कि ऐसे जो पुरस्कार हैं, वो हमें आत्मिक खुशी नहीं देते। बेशक हमें जैसा कि अभी आपने जवाब भी यही दिया था कि जब हम कोई चीज़ जुगाड़ से लेते हैं या किसी भी तरह से नहीं नहीं। हासिल करते हैं, तो वो हमें रात की नींद, उतनी सुकून भरी नींद वो हमें नहीं देती, जो हमें जो छोटे-छोटे सम्मान, किसी का प्यार और किसी की शाबाशी नहीं देती है। नहीं। राजपाल यादव जी, सबसे बड़ा सम्मान आपका व्यवहार हाँ, है। प्रेम सागर प्रेम जी, राजपाल जी आदरणीय हरीश नमस्कार। कंवल। राजपाल तो अब क्या कहूँ, हमारे विद्यार्थी भी रहे हैं, बहुत ही श्रेष्ठ संघर्षों से जो व्यक्ति जिया है और उसके बाद अपने आप को बनाया है। प्रेम सागर जी को प्रणाम बेशक। करता हूँ। जी, और तो सवाल? आपकी बातचीत में यही बात करूँगी कि आदरणीय स्नेह सुधा नवल जी, आपकी हाँ, अर्धांगिनी, बहुत अच्छी कवित्री वो हैं ही, और साथ ही बहुत सुंदर चित्र बनाती हैं कि उनके चित्रों को देख के अक्सर ही उनकी तरफ अट्रैक्शन होता है। एक उनके चित्र पे मैंने भी कुछ एक लाइनें लिखने का दुस्साहस किया था, जो अरे यूक्रेन और इस युद्ध दुस्साहस में क्यों, उन्होंने वो ये तो अ, आपने उनको प्रेरणा दे दी है। तो ये वो भी मुझे याद है। तो उनके साथ आपका कोई संस्मरण कि आपकी शादी से पहले ही वो इस तरह से लिखती थी कविताएँ और चित्र बनाती थी, या उसके बाद आपके घर के माहौल में आने के बाद वो नहीं इस नहीं, माहौल में उनके ढली? उनके घर का माहौल तो बहुत ही साहित्यिक था। उनके पिताश्री जी। हिंदी की बहुत बड़ी विभूति रहे हैं, आचार्य जी, विजयेंद्र जी, जी। स्नातक। तो मेरे जी। भी गुरु रहे हैं एमए में, और सुधा जी के भी गुरु रहे हैं। तो हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और जब हम लोग लेक्चरर बन गए अपने अपने कॉलेजों में, मैं शिवाजी कॉलेज में लेक्चरर बना था पहले, और सुधा जी दौलत राम में बनी थी। और हम लोग एमलिट, मास्टर ऑफ लिटरेचर की कक्षाओं में मिलते थे। तो एमलेट। फिर जी, जी, जी। हाँ, वहाँ से फिर मेलजोल हुआ, और उसके बाद फिर मैंने देखा कि वो अपनी डायरी में कुछ लिखती हैं, कॉपी में कुछ हुँ। लिखती हैं, और वो इतनी अपने आप में रहती हैं कि वो अपने आप को जाहिर नहीं करती। तो उनको जाहिर करने के लिए मुझे अच्छा, उस ही, समय से। मैं ही कृतियाँ देता हूँ हर जगह। तो मैंने फिर खैर मैं देखता था कि वो क्या लिख रही हैं क्या नहीं, बहुत सुंदर राइटिंग, और साथ हुँ। साथ चित्र भी बना रही होती थी, और खुद भी बहुत
भोली भाली, बड़ी समझदार भी थी। शादी के बाद फिर मुझे देखा कि वो कुछ लिखती हैं, तो मैंने एक दिन चुपचाप, जब वो नहीं थी, शायद आगरा गई हुई थी अपने कोलीग्स के साथ, तो मैंने उनकी डायरियाँ वायरियाँ टटोली। टटोल के मैंने कविताएं निकाल ली। कविताएं निकाल के फिर मैं उनको नरेंद्र मोहन जी, कभी नरेंद्र मोहन जी के पास ले गया। मैं कहा, ले देखिए गया। डॉक्टर साहब, ये सुधाई कविता है। कहते, यार इनू छाप। वो जब हम जो अच्छा। बहुत प्यार करते थे, पंजाबी में बोलते थे, यार इनू हाँ, छाप, बहुत पंजाबी आ चंगा जाती है लिखे अपनी है, लैंग्वेज। हाँ। बहुत चंगा हम्म। लिखे है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर। आप पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, आपके पास है। तो राजपाल यादव राज जी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सभी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, रमा सिंह जी आपका स्वागत करती हूँ। किसने किसको पसंद किया? हाँ, रमा सिंह जी पूछ रहे हैं किसने किसको पसंद किया। नहीं देखो, सुनते हैं। मैंने उनको पसंद उस किया, उन्होंने समय में मुझे लव मैरिज पसंद होना भी किया। देखो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मुझे किया, मैंने उनको किया, तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। तो बस वो किया। फिर मैंने वो किताब में से निकाल के, फिर मैं वालसुब राही जी और मैं, हम टीवी रेडियो के लिए मिलकर लिखते थे, तो काफ़ी मिलना जुलना रहता था। तो मैंने उनको बताया, कहते अरे ये सुधा बहुत अच्छा लिख रही हैं, इसको छपवाओ। फिर वो मैंने मंगल नसीम जी, मशहूर शायर हैं, मेरे मित्र हैं, मशहूर। मैंने कहा मंगल भाई ये सुधाई कविताएं। कहते वाह भाभी ने इतना अच्छा लिखा है, मैं छापता हूँ। तो उन्होंने वो पुस्तक छापी, बसंत तुम कहाँ हो, और बड़ा आकर्षक एक चित्र फिर उन्होंने ढूंढा, ढूंढा नहीं, वो मैं नाम भूल रहा हूँ, बंगाली सज्जन का, कलाकार है बहुत बड़े, उन्होंने बनाया। तो फिर वो पुस्तक आई, तो सुधा बड़ी हैरान हुई कि ये कहाँ से, तो मैंने कहा ये चोरी से आई क्या है। बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो ये हुआ था। जी। तो यही बात है, उनकी कविताएं मैंने सुनी है। उनकी कविताओं में जो हमारे सामाजिक दर्द हैं वो काफी देखने को मिलते हैं। जैसे नारी के ऊपर भी जो काफी वो लिखती हैं। तो वही बात आती है कि जब इस टाइप की कविताएं कोई नारी लिखती है तो अक्सर उसको जाती जिंदगी से जोड़ दिया जाता है कि अगर आप नारी का दर्द लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, तो आपके साथ जरूर कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। जबकि सुधा जी के आसपास भी ऐसा कुछ नहीं नहीं, उनकी अगर अपनी हुआ, जाती जिंदगी में तो हुआ नहीं भी था। होगा तो ना वो बताएंगी, ना मैं बताऊंगा। वो तो जरूर होगा। ऐसा सुधा हो जी भी के सकता, क्यों चित्रों ना को हो। भी सलाम कर रही हैं। अभी नाम ऊपर चला गया। और नीलू मेहरा जी हाँ कह रहे हाँ, हैं नीलू यार मेहरा। एनू छाप ते फिर छापिया या नहीं, फिर छापिया ना, फिर छाप के छाप, उन किताब का नाम होने ते दसिया छाप बसंत तुम कहाँ हो। छाप। बसंत तुसी तुम किथे कहाँ हो? हो, हाँ तुसी कितने हो। किसी ने। और जबकि हाँ। बसंत आसपास ही घूम रहा था और उसी बसंत ने इन पुष्पों को और ज्यादा पुष्पित किया। पता नहीं। तो बड़ी खूबसूरत संस्मरण। तो आपने कई विदेशी यात्राएं भी की हैं और हमारे देश को, हमारी देश की भाषा को एक सम्मान दिलवाया है विदेशों में। इतनी सभी विदेश यात्राओं में से किसी एक का कोई संस्मरण आपको हाँ, अगर मैं बहुत आपके आपको जहन में हो और आप साझा सोच, करना चाहें? मैं 50 देशों में गया हूँ, और 47 जी। देशों में सुधा और मैं साथ साथ थे। सिर्फ 3 देश हैं जी। जो मैंने अकेले देखे हैं, उनके बिना, वो मैंने उनको दिखाने हैं, मेरा प्रॉमिस है। तो अरे ज़्यादातर तथास्तु विदेशों में आमीन। भारतीय प्रतिनिधि के रूप में गए, और हिंदी को, हिंदी व्यंग को, हिंदी साहित्य को प्रसारित प्रचारित करने की कोशिश की। एक, जैसे वो राम के यहाँ जब वो सेतु बना रहे थे, तो एक गिलहरी ने कोशिश की थी ना, तो वैसी एक गिलहरी कोशिश जो थी, गिलहरी प्रयास किया, बहुत अच्छा रहा। और कुछ ऐसे अवसर मिले कि बल्गारिया में वहाँ की यूनिवर्सिटी, सोफिया यूनिवर्सिटी में जो है वो प्रवक्ता के वक्तव्य देने के लिए उन्होंने बुलाया, या मॉरिशस में 3 साल में उनका एमए और बीए ऑनर्स का बाह्य परीक्षक रहा, या ब्रिटेन में लंदन यूनिवर्सिटी में, और अमेरिका की 3 यूनिवर्सिटीज़ में, कई जगह जो बातचीत करने का मौका मिला कि हम अपनी भाषा, अपने साहित्य और अपनी विधा के बारे में बताएं। तो वो एक हम्म। बहुत अच्छा था। और जो बात आपने कई संस्मरण की, तो संस्मरण कई तरह के हैं। इसमें जो मुझे याद आ रहा है, एक संस्मरण मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा रोचक है, पाचक भी है, जी। तो आपको बता रहा हूँ मैं कि हम्म। क्या हुआ कि हम लोग ग्रीस में थे।
तो हम्म, बल्गारिया में क्या हुआ कि बल्गारिया में जब हमें पैसे देने लगे तो हमने मना कर दिया कि हम पैसे नहीं लेंगे, आपने हमें होटल दिया, यहाँ रखा, कार दी और ड्राइवर दिया और एक व्यक्ति दिया जो हमेशा साथ रहता है, सब कुछ किया, तो हम पैसे नहीं लेंगे। तो उनको लगा कि पैसे देने ही चाहिए। तो कहते अच्छा आप ना हम्म, फिर रोमानिया की यात्रा हमारी तरफ से कर लो। तो मैंने कहा नहीं हम्म, माफ़ कीजिएगा, फिर ये कर लेते हैं पर रोमानिया नहीं ग्रीस की करेंगे। तो वो सोच में पड़ गए। हम्म, तो मुझे पता था कि वो सोच में पड़े, रोमानिया तो बिल्कुल साथ था, ग्रीस दूर था, तो उसमें खर्चा दूर ज़्यादा। था। तो मैंने कहा नहीं हम्म, हम बस हम्म, से जाएंगे। कहते बस से कैसे? मैंने कहा नहीं, हमारे भारत की जो डिलक्स बसें हैं ना उनसे भी अच्छी आपकी साधारण बसें हैं, तो हमें हमें कोई क्या बेबसी नहीं बात है। होगी, हमारा अपने ठाठ हम्म, से जाएंगे। तो ग्रीस क्यों जाएंगे? क्योंकि जब मैं नाटक पढ़ता था, एमए में हम्म, नाटक स्पेशल लिया हुआ था, तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जैसे नाटककार पढ़ाते थे हमें। हम्म, तो तब वो उन्होंने एक बार क्लास में कहा था कि कभी भी मौका मिले तो जो एपिक थिएटर है ग्रीस का वो ज़रूर देखना। तो मौका उनकी बात जो कहे कि 42 वर्ष वर्ष बाद मिला, वो मौका लिया। तो मैंने कहा नहीं जहन वहीं में थी जाएंगे। आपके। तो हाँ, तो फिर हम वहाँ ग्रीस में गए थे। तो वहाँ क्या हुआ कि जो मैं बात संस्मरण सुनाना चाह रहा हूँ कि अब जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ वेजिटेरियन खाना ढूंढने की कोशिश होती है, हमारा प्रयास रहता है कि वो हम्म, वो कहाँ मिलेगा, तो उसको खोजते हैं। हम्म, तो किसी ने कहा ग्रीस में वहाँ एक उस स्ट्रीट पर चले जाइए, वहाँ सामने एक पिज़्ज़ेरिया है, तो वहाँ पर आपको पिज़्ज़ा हम्म, मिल जाएगा जो वेजिटेरियन होगा। तो हम ढूंढते ढांढते चले गए, मेरे साथ मेरी बेटी आस्था भी थी, छोटी वाली बेटी। हम्म, तो हम जब जा रहे थे वो ढूंढने के लिए, तो हमने देखा कि वहाँ दुकान के आगे कुछ छज्जे से बने हुए थे, तो उन पर कई सारे युवक बैठे हुए थे। हम्म, शायद छुट्टी का दिन था या क्या था। तो वो हम हमारी तरफ देख रहे थे, तो हमें लगा कि हाँ हम यहाँ तो हम फॉरेनर हैं क्योंकि हम भी जब बच्चे थे तो फॉरेनर को देखते थे, हमारे लिए वो अजूबा होता था। हम्म, तो हमने लगा हाँ ये अजूबा हम्म, देख रहे हैं, इनको देखने दो। तो वो भी हम्म, देख रहे थे, तो अचानक एक युवक वहाँ से फांद कर आया और आकर के एकदम से सुधा का हाथ पकड़ा और बिल्कुल ड्रामेटिक मुद्रा हम्म, में नीचे झुककर कहा, मैं तुमको प्यार करती हूँ। मैंने क्या क्या? बात है। तो वो बताना चाह रहा था कि मुझे मैं हिंदी बोल रहा हूँ। तो अब सुधा के करती नहीं करता, अब उसको क्या पता, हमें ग्रीस नहीं आती थी, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। तो फिर वो बताने के लिए कि हिंदी आती, तो मुझे देखकर कहता अमिताभ बच्चन, अमर अकबर एंथनी, और उसके बाद वो फिल्मों के नाम लेने लग गए। तो हमारा संवाद फिल्मों के नाम से शुरू हुआ। तो ये संस्मरण हम्म, इसलिए ये रोचक तो है, पर पाचक क्यों है? पाचक इसलिए है कि ये बताता है कि हमारे हिंदी का कितना महत्व है और हिंदी की फिल्मों ने इस महत्व को कैसे बढ़ाया। कि कैसे बढ़ाया। जहाँ हिंदी की फिल्में बहुत कम लगती हैं, वहाँ भी हिंदी में उनकी रुचि है, वो भी जानते हैं अमिताभ बच्चन कौन है, शाहरुख खान कौन है, और वो कुछ गाने जानते हैं, फिल्मों के नाम जानते हैं और आपको पहचानते हैं उस वजह से। जैसे मुझे मालूम है कि हम्म, डीन मार्टिन को जब मैंने देखा तो हम हॉलीवुड की फिल्मों से जानते थे। वो होता है क्योंकि एक बहुत बड़ा मीडिया है। तो इस मीडिया ने जो कभी लगभग 500 वर्ष पहले तुलसीदास जी ने लिखा, और वो जो प्रचारित हुआ, गिरमिटिया हम्म, आंदोलन जो चला, लोग हमारे एग्रीमेंट पर गए, सूरीनाम, ट्रिनिडाद, फिजी, अफ्रीका वगैरह, तो वो मजदूरों के रूप में हम्म, गए थे, पर उन्होंने उन्होंने वो हिंदी अपने साथ रखी थी। तो जितना महत्व उसका था, इसको अन्यथा मत लीजिए। वो देखिए वो हम्म, बहुत सात्विक, उनकी हम तुलना वैसे नहीं कर सकते। पर मैं उस महत्व की दृष्टि से कि हिंदी को प्रचारित करने में, जन भाषा के रूप में प्रचारित करने में, वो काम अब हिंदी फिल्मों ने किया। और हिंदी फिल्मों की जो भाषा हम्म, होती है वो तत्सम शब्दावली वाली नहीं होती, वो जी तद्भव जी होती है। जी उसमें जी। हिंदी, उर्दू, बंगला, महाराष्ट्री सब मिले जुले हम्म, होते हैं, जो असली जिसको मिक्स होते जिसको गांधी जी हिंदुस्तानी भाषा कहते थे। तो हैं। ये मैं बता रहा था कि रोचक भी है और पाचक भी है। तो ऐसे पाचक भी। कई तरह के संस्मरण हमें मिलते थे। जैसे आपको एक और अच्छा संस्मरण बताता हूँ, उसमें भी रोचकता भी उसमें भी इसी है, में वो एक दूसरी। मिनट आपका लूंगी। राजन सहगल जी जुड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि आपकी 50 यात्राओं में से 45 यात्राओं को अरेंज करने का उन्हें सुअवसर मिला, और उसके लिए वो बहुत अरे वो कह रहे हैं। बिल्कुल, तो आपका बहुत बिल्कुल। बहुत स्वागत है। रा, अपराजिता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आलोक रंजन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए ऐसा है हम आगे सोनिया जी, सुनते हैं अगर संस्मरण। राजन सहगल राजन सहगल के कारण हम्म, ही ऐसा होता है कि हम बड़े आराम से यात्रा करते हैं।
कई बार तो हमारी अच्छा। इकोनॉमी क्लास की टिकट होती है, और ये चूंकि इनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है, तो इनके कारण वो फर्स्ट क्लास की या बिजनेस क्लास की हो जाती है, और हमें पता भी नहीं अच्छा। चलता, ये बताते भी नहीं। जब वहां पर बहुत हम्म ज्यादा सम्मान होता है तो हम सोचते हैं हुआ क्या। तो अब कहीं भी कुछ भी हम्म। सम्मान होता है, मैं सोचता हूँ इसके पीछे राजन सहगल ही है। राजन सहगल जी का हाथ तो मैंने है। राजन सहगल एक मैंने बोगी नंबर 2003 एक पर्यटन को हम्म, लेकर के एक व्यंग्य उपन्यास लिखा है, जो अंग्रेजी में भी जी आ जी। रहा है। तो उस वो मैंने राजन सहगल को समर्पित किया है। राजन सहगल क्या ने बात सारी है। यात्राएं मेरी की, और जिसकी वजह से पहली हम्म यात्राएं हुई वो मेरे मित्र सुरेश ऋतुपर्ण, बहुत ही नामी व्यक्ति हैं, बड़े कवि हैं, बिरला हम्म फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, मेरे मित्र हैं, हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे। तो उन्होंने मॉरिशस भी मुझे बुलाया, और ट्रिनिडाड में भी मुझे बुलाया था, जापान में भी मुझे बुलाया, तो उन्होंने वो यात्राएं शुरू की थी। तो मैंने इन दोनों अब तो राजन सहगल भी मित्र हो गए हैं, हम कह सकते हैं। राजन हालांकि राजन सहगल हमेशा जी कह रहे हैं केएलएम एयरलाइंस ट्रैवल एक्सपीरियंस प्लीज टेल। केएलएम एयरलाइंस ट्रैवल एक्सपीरियंस वो नहीं, वो सुनना चाहते हैं। वही था, वो केएलएम वाला ही था कि वो मेरी पहली यात्रा थी अच्छा। विदेश की। देश में तो गए थे, पर विदेश में पहली बार जब मैं हवाई जहाज में गया तो मालूम नहीं था क्या क्या करना होता है। तो वो हम्म। मैं लाइन में लगा, तो मेरे पीछे एक पहली कोई बार। और भी व्यक्ति थे। तो जब हम हम्म टिकट बनवाने के लिए जा रहे थे बोर्डिंग पास के लिए, तो मेरे हम्म पीछे वाले ने कहा कि भाई साहब आपने ये फॉर्म नहीं भरा। मैंने कहा कौन सा फॉर्म। कहते मैं आपको हम्म ला देता हूँ, आप पासपोर्ट निकालिए, मैं भर देता हूँ। तो वो हम्म गए, फॉर्म लिया, मैं बोलता चला गया, वो भरते चले गए। तो हमारी लाइन भी साथ साथ खिसक रही थी, वो भर दिया। तो फिर वो कहने लगे कि आप, मैंने कहा मेरा नाम हरीश न, उन्हें पता ही चल गया था जब पासपोर्ट पे थे। कहते मैं नागपाल हूँ, आप नवल हैं, देखिए हम मिलते जुलते हैं। मैंने कहा हाँ भैया। तो वो हमारी दोस्ती उसी में हो गई। तो जब मेरा नंबर आया, तो वहां पर तो उन्होंने मुझसे पूछा हरीश नोबेल। तो हम्म मैं अपने एक्सेंट में, तो मैंने कहा यस। तो कहते दैट मैन बिहाइंड यू इज विद यू। अब मैं हम्म सोचूं, मैं रुक गया। कहते द मैन बिहाइंड यू इज विद यू। अब मैंने देखा वो नागपाल जी थे, तो मैंने हम्म। ऐसे ही कर दिया यस। कहते ओके। तो यस उन्होंने हाँ। एक दोनों को बोर्डिंग पास दे दिए। अब आगे चले तो उन्होंने समझाया कि बोर्डिंग पास रखो, बाकी सारी चीज़ें रख लो। खैर चले हम्म गए। अब हम जब हवाई जहाज में चढ़े तो वो कहने लगे कि भाई देखो, मैं सब बताता जाऊंगा, मैं तो 50 यात्राएं कर चुका हूँ, मैं तो रहता ही विदेश में हूँ, और कोई नहीं, हम हम्म। साथ चलेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। तो मज़ा तो बहुत आया। क्यों आया कि जैसे ही हवाई जहाज में चढ़े और अपनी सीट की तरफ जाने लगे, तो एयर होस्टेस ने कहा अपस्टेयर्स, अपस्टेयर्स। हम्म। तो हमने कहा अपस्टेयर्स, तो मुझे तो पता नहीं था अपस्टेयर्स क्या। तो वो एकदम से कहते भाई साहब बिजनेस क्लास ऊपर। तो मेरे को, मैंने कहा क्या ऊपर। तो मुझे ये नहीं पता था कि ऊपर जाओ तो अप्सराएं भी बैठी होती हैं। अच्छा। अब मैं, वो मुझे ठेल के ऊपर ले गए। ऊपर देखा कि ऊपर सिर्फ 9 सीटें थी, और 3 वो थी अच्छा। एयर होस्टेस, बड़ी लंबी ऊंची, क्योंकि वहाँ के क्या बात कॉलोनी के है। लोग बड़े ऊंचे हाँ। लंबे होते हैं ना। तो वो वहाँ उसमें थी। तो वहाँ देखी तो मैं बड़ा हैरान। मैंने कही क्या। तो और सबसे आगे की सीट दोनों, हमें नहीं क्या मालूम बात था है। कि ये, हमें क्या पता था कि राजन सहगल का प्रताप है। तो हम राजा सबसे आगे साइकिल का बैठे। प्रताप है। तो अच्छा थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जब उसने उड़ना शुरू किया, तो थोड़ी देर बाद वो एक रेडी लेकर के आते हैं ना, तो उसमें बहुत तरह की ड्रिंक्स थी। तो मेरे पास लाई, तो मैंने कहा जी मुझे, मैं तो लिम्का पीता हूँ, तो मुझे तो नहीं। तो नागपाल जी कहते नहीं मैं लूँगा ना। तो मैं, अब लिम्का आदमी कितनी पी सकता है ना, 1 पैक 2 पैक पिएगा, 4 पैक। तो वो नागपाल जी ने वो लिया। तो जो बात राजन सहगल सुनना चाहते हैं बता रहा हूँ। तो वो अच्छा। कहते अच्छा यू डोंट ड्रिंक। तो वो एक ड्रिंक लेते थे, फिर मुझे उसके बारे में बताते थे कि क्या है। अच्छा। ओह दिस दिस हम्म इज फॉर, एक कैश्यू की बनती है, ये फलानी, इसमें ये हम्म होता है। और फिर उसके बाद लुढ़क जाते थे। फिर वो कहते थे कि व्हाट आर यू, व्हाट आर यू। मुझे तुम्हारे कारण, मैं जिंदगी में कभी फर्स्ट क्लास में नहीं बैठा, तुम्हारे कारण इसमें बैठा हूँ। व्हाट आर अच्छा यू। तो तो मैं क्या। कहता आई एम सिंपली अ टीचर, नथिंग एल्स, आई एम सिंपली अ टीचर, राइटर। नहीं नहीं यार।
तो फिर धीरे धीरे उनका नशा चढ़ता जाए और वो मुझे बोतलें बताते जाएं, ये ब्लडी मैरी है, ये फलानी मैरी है, ये फलान पता है, बहुत सारी, ये जिम है, ये रिम, बच्चों को बता देते हैं। और हर बार वो नाम तो डूब जाते याद हैं, हो गए आपको इसी बहाने। हर बार कहते हैं कि व्हाट आर यू, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू। तो ये एक दिलचस्प सा दृश्य था कि जब वो लुढ़क गए, सो गए, सब हो गया, तो फिर मैंने बैठ के चिट्ठियां लिखनी शुरू की। तो वो अच्छा। राजन सहगल की बात बता रहा हूँ। ये सुनना चाह रहे ये थे। एनेक्डोट और सुनते कोई, हैं कि नहीं? दरीबा कला का कोई संस्मरण सुनना चाह रहा था, नाम चला गया ऊपर। दरीबा कला, हाँ, हाँ ये अनिल हाँ, मीत जी अनिल सुन मीत। रहे हैं। देखिए दरीबा कला प्रवास ये की तो कोई याद उस यदि साझा कर सके तो। उस्ताद शायर हैं, अनिल मीत जी। जी जी। देखिए अच्छा, साथ होंगे शायद। दरिबा कला देखिए क्या है कि वो जौहरी बाजार है, उसमें सारी सोने चांदी की दुकानें, वहाँ हमारा घर था। तो इसलिए मैं कभी जी कभी जी। कहता होता हूँ कि भैया हमारा क्या, हम तो सोने चांदी में पले। भले हैं। क्योंकि उन्हीं गलियों में खेलते थे जहाँ सोना चांदी बिखरा पड़ा हुआ है, दुकानों पर है, वहीं हम रहते थे। तो दरिबा कला की खास बात ये है कि जो डाउनटाउन जो भी शहर होते हैं, उनकी जो संस्कृति होती है, वो असल में उस शहर की असली संस्कृति वही होती है। वो संस्कृति गोल्फ लिंक में, ग्रेटर कैलाश में, डिफेंस कॉलोनी में नहीं मिलेगी, जो चांदनी चौक में मिलेगी। और चांदनी चौक में हम्म जो मिलता है उसमें एक दरीबा कला। तो दरीबा में जो वहाँ की जलेबी, वहाँ का ये, वहाँ की जो खाने पीने की चीज़ें, और उसके पास में वो परोठे की दुकान इत्यादि। तो वो दरीबा को एक बार मैंने संधान किया, तो मैंने पूछा कि इसको दरीबा क्यों कहते हैं। मुझे मालूम था, लेकिन तो हम्म अरेबिक शब्द है, बड़ा दरीबा, छोटा दरीबा, बाजार को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो हम्म हमारे गुरुजी कहते हैं नहीं, आप इसको कहा करो द्रव्य कला से बना है। द्रव्य कला का हम्म। अपभ्रंश होकर के विकृत होकर बन गया दरीबा कला। दरीबा कला। हाँ, तो यहाँ द्रव्य कला है, ये सोने चांदी की कला है। तो बस अब तो हमारा वो घर वहाँ नहीं रहा, वो भी सारा कमर्शियल हो गया। तो अब उसके बारे में क्या बताऊँ, मैं उसी में खो जाऊंगा, क्योंकि स्कूल तक का पूरा जीवन वहीं बीता, बचपन के वो जीवन वही सोलह देता सत्रह है, वो साल तो वहाँ बातें। बीते। कॉलेज में भी वहीं से जाते थे, हम्म तो वहाँ की बातें, वहाँ की दोस्तियाँ, वहाँ की चुस्कियाँ, वहाँ की रबड़ी, वहाँ का खान पान, निगोड़ी। जब शादी हुई तो मैंने सुबह से कहा कि तुम्हें मैं दरीबा लेके चलूंगा, निगोड़ी निगोड़ी खिलाऊंगा। तो कहते हैं निगोड़ी तो गाली हम्म होती है। मैंने कहा अरे खाने की चीज़ होती है। हम्म कहते नहीं नहीं, गाली नहीं मुझे खानी। तो मैं ले गया। तो वो छोटी छोटी होती है, जैसे गोलगप्पा होता है, तो उस टाइप की। तो उसमें हम्म। वो कलौंजी भी देते हैं उसके साथ, कुछ और चीज़ें भी देते हैं आलू की सब्जी के साथ, तो वो खिलाई। तो बहुत बहुत चीज़ें हैं अनिल मीत, तो क्या क्या बताऊँ। जी। क्या क्या बताएंगे, बहुत बड़ी बात। और वही आपकी इन्हीं बातों से याद आया कि ये छोटी छोटी गलियों में रहने वाला हरीश कभी द हरीश नवल हो जाएगा, इसके लिए आपने पहले से तय था ये, या इसके लिए आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, बहुत जुनून से आप इस सफर में बढ़े, या अपने आप ही होता चला गया सब? नहीं देखिए, सारी बातें होती हैं कि हम्म आपको सौभाग्य भी मिलता है, आप खुद भी अपने लिए अवसर खोजते और बनाते हैं, और आप श्रम करते हैं, और श्रम जो है, जो आपकी प्रतिभा को अनुकूल कर लेते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, और उसमें भी अगर आप शिष्ट लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, और बहुत से प्रलोभनों से बचकर लिख रहे हैं, उस झूठी प्रशंसा और तालियों में ना जाकर के आप उस आत्मसम्मान हम्म। वाले गौरव से रहना चाहते हैं, तो सारी बातें क्या साथ बात। साथ चलती हैं। तो वो एक हम्म प्रयास, तो आपको जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं, जैसे मुझे धर्मानु जी सुकुमार मिले उस समय। हम्म और उन्होंने हम्म मुझ में वो देख लिया कि ये बच्चा आगे बढ़ सकता हम्म है या लिख सकता है। तो उन्होंने बताया, जैसे मैं हम्म आपको बताता हूँ कि हिंदी में मेरे सबसे अधिक अंक आए। तो वो छमाही हम्म इम्तिहान थे, सबकी कॉपियाँ हम्म हम्म धर्मानु जी ने चेक की। तो हम्म मेरे नंबर ज़्यादा थे, मुझे उन्होंने क्लास में खड़ा करके सम्मानित किया। और उसके बाद कहते हैं मुझे हम्म क्लास के बाहर मिलना। मैं बाद में मिला, तो मुझे वो कहते कि देखो बेटा, तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी है, लेकिन देखो जो तुम उदाहरण दे रहे थे, जो अलंकार हम्म के, छंद के जो तुमने उदाहरण दिए, उन उदाहरणों में तुमने जो उदाहरण कभी बहुत अच्छे देने चाहिए, जो कि हम्म अब जो तुमने उदाहरण दिए थे उनमें से कुछ ऐसे थे जिनकी भाषा अच्छी नहीं थी, लेकिन हम उसको काट नहीं सकते हम्म थे क्योंकि उसमें अलंकार था। पर अच्छे से मतलब हम्म जो अच्छी कविता है, अच्छा
गद्य समझ है, गया। जिसका कुछ मूल्य निकलता हो, जिसके अर्थ अच्छे निकलते हैं, वो दिया करो। तो जीवन में ये बांध लो कि जब भी उदाहरण देना है तो उत्कृष्ट का देना है। तो ये जो बीच की चीज़ें हैं, जो निकृष्टता की तरफ जा रही हैं, इस पे ना जाने की कोशिश करो। तो एक बहुत बड़ी बहुत शिक्षा बड़ी बात, मिलती है आपको कि बहुत कैसे बड़ी ऐसे साक्ष्य। हाँ ऐसे ऐसे मैंने शुरू में स्कूल में एक व्यंग लिखा, रामचंद्र जी वर्सेस कृष्णचंद्र जी। तो राम और कृष्ण जी। की टीम है, क्रिकेट मैच दिखाया उनका, आरंभिक रचनाओं हम्म में व्यंग थी। तो वो दिखाई कहते, देखो बेटा ठीक हम्म है, लेकिन जब भी हमारी जितनी पौराणिक विभूतियां हैं उनके प्रति हम्म जो हमारा अंधविश्वास होता है उसको तोड़ना नहीं चाहिए। उसका हम्म उसको उसको ऐसे खंडन मत करो, उसका उपहास ना हो। ये कोशिश करो, हम्म लिखो पैरोडीज लिखो, लेकिन ये कोशिश करो कि आप उनको खंडन या उनका मजाक नहीं उड़ा रहे, क्योंकि वो हमारी सांस्कृतिक विभूतियां होती हैं। तो क्या बात है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, छोटी ये छोटी दरअसल बहुत चीजें। बड़ी हाँ। बड़ी होती हैं। तो फिर आगे चल कर के भी, जैसे मेरे मेरे घर में मेरे दादाजी थे पंडित त्रिलोकनाथ आजम, उर्दू शायरी भी करते थे, पारसी रंगमंच के नाटक भी लिखते थे, तिब्बिया कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अंग्रेजों से क्या बात। संगीन खाई थी, उनके यहाँ छेद था। और वो जो कमाते हम्म थे, राजवैद्य थे, बहुत पैसा कमाते थे, और कमा करके अधिकांश पैसा वो चंद्रशेखर आज़ाद को भेज देते थे कि वो क्रांति अच्छा। के काम आए। तो भगत सिंह क्या और बात है, बिस्मिल जो क्या है वो बात। उनसे लेने के लिए शिमला में आया करते थे, तब वो हमारा परिवार शिमला में था। हम तो बाद में दिल्ली में जन्म हुआ, वो शिमला, तो वहाँ वो लेने आते थे। तो अब वो एक ऐसा अद्भुत व्यक्ति हमारे अपने घर में, जो मेरे साथ 1989 तक रहे, वो 94 95 वर्ष की अवस्था तक वो जीवित रहे। मेरे पिता केवल 32 वर्ष की आयु में गुजर गए। तो उसके बाद दादाजी ने उसी ढंग से पाला पोसा, और वो दादा थे वो। तो दादा का प्रेम जो होता है ना, कहते हैं ना, मूल से ब्याज प्यारा। तो उनसे प्यारा बहुत होता है, सीखता हाँ। था मैं, उनकी बैठक में बैठता था, उनसे लोग मिलने आते थे। हम्म। अब तो बड़े बड़े लोग आते थे। वो दस्तगीर रसाला भी चलाते थे, मंटो भी उनके पास कभी उस जमाने में आते थे। हम देखते हम्म। थे, उपेंद्रनाथ अश्क क्या आया बात है। करते थे, है ना, शायर आते हम्म, थे। तो उर्दू की उनसे उनसे सीखा। फिर जो पिता का जो प्रेम होता है ना, जो वो फिर मेरे जो ससुर डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक, तो वो उनसे मिला हम्म, कि लगा कि हाँ पिता ऐसा होता है ना। वो पिता दादाजी ऐसा थे, होता है। वो दादा थे, पिता नहीं थे, तो पिता ऐसा होता है। पिता नहीं। तो फिर स्नातक जी जो है उनको देखता था। जैसे मैं देखता था, वो शोध कार्य देखते थे, शोध चेक करते थे, तो मैं देखता था कैसे करते हैं। और मुझे कोई समस्या होती थी तो मैं फ़ोन पे पूछता था कि बाबूजी ये समझ में नहीं आ रहा, मैं छात्रों को क्या बताऊं। तो वो एकदम धारा प्रवाह बताने लग जाते थे। तो आप सीखते हैं, सबसे सीखते हैं। तो बस वो इच्छा होनी चाहिए कि आप सीखिए, और उसको विनीत भाव से, है ना, विद्या ददाति विनयम, वो उसको तो याद रखना ही होता बिल्कुल। है। और औदार्य हो, उदारता हो, कि दूसरा आपसे मांग रहा है तो दे दो अगर आपके पास है। दे आपका दो। कुछ हाँ। जाएगा नहीं। लोग तो ऐसे बड़ी कृपण बात होते है। हैं, अब क्या करें उनकी कृपणता बड़ी को, बात। उनके ऊपर बिल्कुल। तरस आता है। अरे उदार मन होना तरस। चाहिए। हाँ। हमारा पूरा पुराना कहते हैं उदार मना, यही तो हमारा चरित्र ही उदार हम्म, मन का है। तो वो औदार्य उदार। जरूर होना चाहिए। तो ये चीजें हम हम्म। सीखते हैं ना। जी। आपके ससुर जी आदरणीय विजेंद्र स्नातक जी भी बहुत महान साहित्यकार थे, और उनका भी मार्गदर्शन रहा। डॉक्टर हाँ, दमयंती शर्मा जी उनको मैं देखता था ना, कह रहे हैं, ऐसे बेशक करके। आप नमस्कार कर रहे हैं उन्हें बार बार, और पहले भी मैंने आपके मुख से उनका नाम बहुत बार सुना है। वही जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि जी छोटी जी छोटी बातें में बहुत बड़ी बात, आप उनके सानिध्य में रहे उन लोगों के, और जो बातें छोटी छोटी उन्होंने बताई जो आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाई। ऐसे ही अब हमारा सौभाग्य है कि हम आपके साथ बैठे हैं और उन बातों को भी सुन रहे हैं, और जो आप हमें बता रहे हैं हम उनको भी ग्रहण कर रहे हैं। कब कौन सा एक शब्द हमारे जीवन में क्या बदलाव ले आए, हम सोच भी नहीं पाते। इसीलिए ऐसे लाइव से हमें जरूर जुड़ना चाहिए, ऐसे सत्रों में हमें जरूर आना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। क्या पता कौन सी पंक्ति हमारे जीवन में बदलाव ले आए, और फिर हम आगे आने वाले लोगों को बताएं कि उस मन से, उस जगह से, उस इंसान को हमने उस वक्त सुना था, जिसके उस शब्दों ने हमारे जीवन को बदल जी। दिया। तो बिल्कुल। इसीलिए ऐसा मिलना जुलना होता रहना चाहिए। और बसागार का कोई रोचक संस्मरण उदयवीर सिंह जी सुनना चाह रहे बसा हैं। घर आपको कैसे और याद आ गया? हमने कहीं पढ़ा? अच्छा।
क्या है कि हम लोग जो विदेश यात्राएं करते थे, और हम्म, उदयवीर सिंह जी तो जानते ही हैं कि तो हम लोग विदेश जाते हैं। आशीष कांधवे मेरे बेटे जैसे ही हैं, तो उनके जी। ट्रिप में हम लोग जाया करते थे। तो हम जब साथ साथ जाते थे, तो क्या होता था कि कई जगह में बस में जाना होता था। पूरा यूरोप हमने बस में बिताया। वहाँ एक जगह पहुँच हम्म, के वियना में पहुँचे या जहाँ पहुँचे, उसके बाद बस होती थी। तो वो लंबे सफ़र होते थे बहुत। तो उन लंबे सफ़र में अब कैसे समय बिताएं, और समय ठीक भी हो, अच्छा भी हो, प्रेरक भी हो, जो प्रयास हमेशा रहना चाहिए सभी का। हम्म, अब तो हम्म, चूंकि मुझे ये सम्मान दिया जाता था कि भाई आप हमारे सरप्रस्त हो, तो आपने बताना है। तो ये बड़ी मुश्किल है कि आप बड़ा नहीं होना चाहते, लोग आपको बड़ा बना रहे हैं। आप बड़ा। जानते हैं कि आप बड़े नहीं हैं, पर वो कह रहे हैं नहीं आप ही बड़े हो। तो वो लोग इतना ज़्यादा वो करते थे, तो हमने कहा फिर एक बना लिया। हमने कहा ये जो हम्म, बस चल रही है ना, ये सभागार है, तो इसको हम बसागार कहेंगे। तो बसागार में अच्छा। फिर वो माइक वाली हम बस लेते थे, तो माइक में शुरू में फिर मैं करता था, फिर हम्म, अनाउंस करते थे, अनाउंस करते करते साथ साथ फिर बातें चलती थी। फिर हम्म, उसमें कविता, गज़ल, गीत। तो बहुत से लोग जो उस समय के हैं, इस समय उनकी सबकी पुस्तकें आ रही हैं, चाहे वो नीलम वर्मा हो, चाहे आभा चौधरी हो, चाहे आशीष कांदे खुद हो, हम्म। वीना श्रीवास्तव हो, ये सब लोग, हाँ, वो उदयवीर पिता सिंह हो। होते हैं, संस्मरण हाँ, सदैव स्मृतियों में रहते हैं। पानी में पी लीजिए, आपको खांसी आ रही है, इसीलिए बीच में नाम लेना शुरू किया। उदयवीर सिंह जी ही जुड़े हुए हैं हमारे साथ। वो पिता होते हैं, संस्मरण सदैव स्मृतियों में रहता है, बेशक रहता है। हाँ जी, आप अपनी बात कुछ सुना रहे थे तो बसागार बस की वो हमें। फिर बस में हम लोग ये करते थे। और एक बड़ी अच्छी बात थी कि बस की यात्रा आशीष कांदवे उसमें किसी श्लोक से आरंभ करते थे। और जब हम अच्छा। समापन घूम के आते थे, सारे रास्ते हम गा रहे हैं, कोई कई लोग हम्म, डांस भी कर लेते थे, हम्म, चुटकुले सुना रहे हैं, पर सब चीज़ें कोशिश ये होती थी कि बहुत ढंग की हों। और फिर वो हम्म। ढंग बना रहता था। वो आशीष कांबळे जी की कहते थे कि नहीं आप साथ होंगे ना, तो हमें ढंग से चलना ही होगा। तो मेरी मजबूरी हो चलना जाती थी होगा। कि जब मैं ढंग से नहीं भी हाँ। चलना चाहता था, तो मुझे भी चलना पड़ता था। तो भी चलना पड़ता था। तो फिर तो हम उस बड़े सुखद वातावरण में, वो बसागार भूलेगा नहीं जो लोग उस यात्राओं में हम्म, गए हैं। एक किताब हमने छापी है अभी, वो बचपन को लेके ना, सौंधी माटी की महक। तो उसमें हम्म, उस ग्रुप के बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने हम्म, बचपन के संस्मरण लिखे हैं। तो जब उनसे हम यात्रा संस्मरण करेंगे, तो वो बसागार को हम्म, भूलेंगे नहीं। तो बसागार ने फिर हमको बहुत कुछ दिया। जब लौटते थे, तो फिर लौटते भी हम्म। एक जो भरत वाक्य की तरह से कुछ इसी तरह की आरती या श्लोक होता था। तो बड़ी यूं अच्छी बात। हमने ये सारा आपने पर, सफर किए, विदेशों के सफर भी भारत की संस्कृति और सभ्यता को साथ लेकर हाँ, चलते हुए आप लोगों ने किए। ऐसा है ना ये सोनिया, बहुत बड़ी बात है। सोनिया जी, मेरा मानना है कि जीवन हम्म, में फ्यूजन बहुत जरूरी है। हम केवल जी। एक तटीय, एक मार्गीय नहीं हो सकते आज के युग में। जो हम्म, हमारा युग है, इसका जी। धर्म निभाना पड़ता है, युग धर्म हमारा होना चाहिए। अगर आज जरूरी है। बाजारवाद है, तो हम बाजार के बिना नहीं रह सकते। अगर यहाँ पर कोई ऐसी चीजें हैं जो उस नैतिक दृष्टि से नहीं आ रही, हमारे को पच नहीं रही, लेकिन हमें पचाना पड़ता है, तो आपको क्या, हम्म, तुम्हारा क्या है कि जो पश्चिम की अच्छी बातें वो अपना लो, जो भारत हम्म, की अच्छी बातें वो अपना लो, जो पश्चिम की अच्छी नहीं हम्म, लगती भारत के अनुकूल मत उन्हें छोड़ दो, जो भारत की हम्म, नहीं लगती, जो पुरानी हो गई, उनको छोड़ दो। तो जब आप फ्यूजन करते हैं, हाँ, जब रविशंकर सितार बजाते हैं और यहूदी मैनियन जो विदेशी जो हैं वो अपनी वायलिन बजाते हैं, तो वो जो क्या बात राग है। हाँ। छिड़ता है, वो होता है प्रेम राग, पीत राग, स्नेह राग, वसुंधरा के लिए। कि तब तो इसलिए जब नई चीज आती, तो उसका उससे आतंकित नहीं होना चाहिए। आप जितना हम्म, अपना सकते हो अपना लो, नहीं अपना सकते मत अपनाइए। कई लोग अच्छा। कहते हैं साहब ये टीवी बड़ा खराब है, अरे तो मत देखो, हम्म, हम्म, चैनल हम्म, बदल लो। हम्म, हम्म, तो जरूरी थोड़ा कि डॉक्टर ने कहा कि हम्म, देखो और उसके बाद उसकी कटु आलोचना करो। हाँ, अगर जब ज्यादा होता है, हम्म, तब आप उसके बारे में कहते हैं कि हाँ ऐसा हो। पर आप अब वो उसके बिना नहीं होगा। अगर बच्चे जो हैं हम्म, वो आईपैड के बिना नहीं रह रहे, मान लीजिए मध्यम श्रेणी के, तो हम्म। वो तो अब चलन है ही। अब कब तक हम कहे जाएं। अब चलन वो है। आरतियां भी होती हैं, तो आरतियों में भी म्यूजिक बजता है, जो म्यूजिक बजता है वो रिकॉर्डेड बस होता है।
वृंदावन हम्म में जो हम पहले जाते थे तो वहाँ मंदिरों में जो ढोल ताशे थे उनको व्यक्ति बजाते थे। अब आप जाइए मशीन लगी हुई है, वो ढम 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 हम्म, करती रहती है। तो हाँ अब बदल नहीं सकते। अब कृष्ण जी की बांसुरी जो है उसके कैसेट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं कि पहले बांसुरी हम्म बजाएंगे वहां पर आकर के कोई हम्म 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 संगीतकार। तो वो इसलिए फ्यूजन पुराने और नए का उसका। तो इसीलिए जब हम Yes, चलते हैं तो हम ज़्यादातर हम एक ही पैर से तो चलते हैं। दूसरा पैर तो हमारा साथ हम्म, देता है, वो तो खड़ा रहता है। तो साथ एक संस्कृति हाँ है और एक सभ्यता है। जब संस्कृति हम्म, बढ़ती है तो सभ्यता थामती है, जब सभ्यता बढ़ती है तो संस्कृति थामती है। सस- जब गांव हम्म, बढ़ता है तो शहर थामता है, शहर बढ़ता है तो गांव थामता है। जब पिता बढ़ते हैं तो माँ थामती है, माँ बढ़ती है तो पिता थामते हैं। तो ये जो है दोनों का मेल, ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारी चाल ठीक रहती है, हम चल पाते हैं। और जब हम एक तरफ हम्म, रहते हैं तो हम लंगड़ाते हैं या लंगड़ाते हैं, बैसाखी बहुत लगाते बहुत हैं। अच्छी बात। तो हमें क्यों बैसाखी लगानी, क्यों लंगड़ाना? अरे भाई चलो अपने ठाठ करो। जो नहीं पसंद आ रहा उसको उसकी कटु आलोचना भी करने की क्या जरूरत है? अपना मन क्यों खराब करते हैं? हम्म जब हम किसी के बारे में दूषित सोचते हैं, बदला लेने की इच्छा हम्म करते हैं, ईर्ष्या भाव रखते हैं, तो उस व्यक्ति हम्म को तो पता नहीं पर अपना मन जलता रहता है। अरे काहे को जलाना भाई? हम्म है मिल जाए उसको पद्मश्री, मिल जाए उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार, कोई नहीं। हम्म। तो अपना अपना काम तुम्हें क्या करते मिला जाओ। वो देखो। हाँ अपना काम करते जाओ। अपना कर्म करते जाओ। कर्म से भी मिलेगा और भाग्य में होगा तो मिलेगा, कोई बात नहीं तो कोई बिल्कुल बात नहीं। बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें, तो ये इसलिए फ्यूजन। तो जिंदगी को ठीक से चलाना है तो आपको समन्वय करना पड़ेगा। तुलसीदास की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी जो बात उन्होंने रामचरितमानस में कही है वो समन्वयवाद का है। समन्वय सब होना चाहिए। जो मध्यम मार्ग है वो बुरा नहीं होता। कई लोग कहते हैं हम्म एक तरफ, एक कट्टरता कभी भी अच्छी नहीं होती। कट्टरता। आजकल मैं देखता हूँ कट्टरता के कारण लोग जाति धर्म को लेकर के इतना कुछ बिल्कुल लिखते हैं। बढ़ा रहे हो। तो मुझे ठीक नहीं लगता, उचित नहीं लगता। कई चीज़ें उचित हों भी तो जो इस देश के नागरिक है वो तो यहीं के नागरिक है। जो इस देश की जातियां बनी हुई हैं आपको वैसे ही रहना है। हम्म पर हम्म उस पर अपना अपना रक्त और अपनी शक्ति अपनी ऊर्जा क्यों खराब करते हो? क्यों उसको आप खराब। उस ढंग पे लगाओ विकास में। हम्म विकास भी नहीं, हजारी विकास। प्रसाद द्विवेदी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, सुनने वाली है। हम्म वो कहते जी हैं जी। कि हम लोग विकास तो करते हैं पर प्रगति कब करते हैं? हम्म अगर अगर पहाड़ का एक पत्थर नीचे लुढ़का और हमने कहा देखो ये विकास कर रहा है, पर वो प्रगति तो नहीं कर रहा। हम्म तो मैं इसको कहता हूँ हम्म दूसरे अर्थों में कि अगर हम हम्म ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं, भागते हैं ना, जिम में जाते हैं हम्म ना, वो ट्रेडमिल पर हम्म भाग रहे हैं, भागते तो हैं, हम्म। फिर देखते 20 मीटर में ओह पहुंचते 5 कहीं नहीं। किलोमीटर पर पहुंचे कहाँ? तो अगर हम पहुंचेगा। यूं ही भाग रहे हैं तो उस अंधी दौड़ का क्या हम्म फायदा कि जिससे हम्म आपका आत्मा का उत्थान नहीं हो रहा। तो इसलिए हम्म आराम से रहो, खुश रखो और खुश रहो। क्या दिक्कत है? क्यों दुखी होना और क्यों दुखी करना? हम्म। क्या कहते हो आप? दुखी तो नहीं हो रहे कहीं आप? ना बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, और यही अच्छा। मेरे को आपकी बातों से ध्यान आ गया कि मैं अपने डैडी की बहुत लाडली रही हूँ, अपने डैडी मतलब अपने फादर की। अब वो नहीं है तो उनके हम्म। सानिध्य में बैठ के मैं ये बातें अक्सर सुनती थी जो मैं आपसे सुन रही हूँ, और पता नहीं कैसे वो वैसा सा एक मेरे अंदर एक अट्रैक्शन, एक झुकाव आपके लिए होता है, आपको सुन के वैसा आदर और सम्मान आता है। नहीं तो वो आप मुझे बेटी, यही आप बात कहते थे। बेटी जैसी ही हैं सोनिया। बेटी जैसी हैं। वो तो हुई। तो लेकिन वो मुझे अक्सर यही बात, जैसे अभी आप कह रहे थे कि बुरा कोई नहीं होता बेटा, जब मैं घर से जाती थी वो अक्सर यही कहते थे, किसी की मैं कोई बात करूं, बुरा कोई नहीं होता, बस हमारी सोच से थोड़ा सा अलग होता है, तो उसको उसकी सोच के साथ रहने दो। कोई भी बुरा नहीं होता, हमारी सोच से अलग होता है, जैसे अभी। और यही बातें जाति धर्म की थी कि इतना तेज मत दौड़ो कि अपनी वास्तविक गति भूल जाओ, ये शब्द उनका एक लाइन का ये सब था, जो मैं अपने स्टडी रूम में लगा के रखती थी। उनकी छोटी छोटी एक एक लाइन है, बिल्कुल उन्होंने ये लाइन कभी बहुत। मुझे कही थी कि ऐसे मत दौड़ो कि अपनी वास्तविक गति भूल जाओ। तो अभी आपकी बातों से हाँ नहीं, वही वो आई लोग बात। लोग तेजी से चलते हैं अपने को विकसित हम्म करने के लिए, उस पथ पर बढ़ते हैं। इतना तेजी से दौड़ते हैं कि अपने पीछे छूट जाते हैं अपने काम, अपने धर्म, हम्म अपने कर्म, अपना देश। अपने धर्म। ये होता है कि हाँ मेरा छपे, मेरा बने, मेरी पुस्तक, मेरा ये। अगर वो साहित्यकार है, हम्म संगीतकार है, तो हम्म मेरा संगीत, मेरा कैसेट यही बजे, वही हो उसका प्रचार। हम्म संपादक है तो मेरे ही सब कुछ। तो वो जो चीज़ जब ऐसे हो जाती है तो बाकी चीज़ें पीछे
छूटनी शुरू हो जाती है। तो एक बैलेंस है। तो जो जब तक आप बैलेंस हम नहीं बनाते, आत्मानुशासन नहीं करते, तब तक नहीं होता। सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। हमें संगीत भी करना है, जी ड्राइंग भी बनानी है, बच्चों से ही बात करनी है, पिता से ही बात करनी है, पड़ोसी से भी देखना है, पिक्चर भी जाना है, साहित्य भी रचना है, किताब पढ़नी भी है, लिखनी भी है, सुननी भी है, भूमिका भी लिखनी है। सारे काम साथ हम्म साथ चलते हैं। तो आप प्रायोरिटीज बना करके, जैसे सुधा कहती हैं कि प्रायोरिटीज बना लो कि कौन सा काम हम्म। मोस्ट है, फिर उसके बाद फिर उनको करते जाओ। हम्म। एक काम करना शुरू करते कर जाओ दो वन तो बाय। धीरे धीरे हो जाएगा। हम क्या है कि हम बचते हैं, हम करते नहीं है। अच्छा, एक चीज हम्म। और मैं आपको बताऊं कि हम जी जी। होना होना नहीं चाहते, दिखना चाहते हैं। कि लोग हमें ऐसे दिखना सोचें। चाहते हैं, हम क्या सुंदर बात है, नहीं, बस ये सुंदर, एक एक लाइन की बातें हैं। हम हाँ, सुंदर नहीं है पर बहुत सुंदर अच्छी दिखना बात है। चाहते हैं। दिखना मेडिक्योर चाहते करना हैं। शुरू कर देते हैं, है ना। आत्मा चाहे कैसी भी हम्म, मैली हो कैसी तो भी हो। उस पर ध्यान नहीं देते। हम अमीर हम्म, दिखना चाहते हैं भी, ठीक है, बड़े ब्रांडेड चीजें पहन लो, ये साइकिल, वो हम्म, जूता, ये कपड़े, ये हिल हम्म, फिगर, ये फला। हम्म। तो हम दिखना चाहते हैं कि हम अमीर हैं। अरे अमीर बनो, दिखते क्यों, बनो ना। दिखते क्यों। वो लोग जो बने हैं, कुछ भाग्य से बने हैं, कुछ कर्म से बने हैं। तो कुछ अगर आप कर्म से बने हैं। भाग्य नहीं है तो कर्म से बनने की कोशिश करो। दिखने से क्या। कोशिश करो। और फिर कर्जा लेकर के दिखो। कर्जा ले लिया हम्म। और बीएमडब्ल्यू खरीद ली, घर में खड़ी है। कार हमसे मांगने आ रहे हैं कि भाई साहब अपनी कार दे दीजिए बीएमडब्ल्यू, तो रुक गई है, हम्म। अभी चल नहीं रही। तो भैया फिर वो रुकेगी, जिंदगी रुक जाएगी। तो इसलिए जिंदगी रुक जाएगी। ऋण नहीं, मैंने और सुधा ने संकल्प किया, ये सुधा सुधा की वजह से हुआ, कर्जा नहीं लेना। दोनों बेटियों की हम्म। शादी की तो कर्जा नहीं लिया, मकान वकान बनाया तो बाहर से कर्जा नहीं लिया। हम्म। वो लिया जो हम चुका सकते हैं, हमारे प्रोविडेंट फंड से जा जो रहा है। चुका सकते हैं, हाँ, जी जी जो जी फंड जी से जा जी। रहा है। तो इसलिए वो अपनी चादर के हिसाब से चलेंगे तो खुश भी रहेंगे, अच्छा काम करेंगे तब भी खुश रहेंगे। तो दुखी मत हो ना, क्या जरूरत है। आपने बात की थी इंट्रोवर्ट की, एक समय हो रहा है वैसे हमारा, बट आपको सुनने से मन नहीं भरता। और ये बात मेरे जहन में बड़ी ज्यादा वो आ रही है कि बेटियां, आपके पास दो बेटियां हैं, बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्यारी बेटियां, और वो भी साहित्य से जुड़ी हुई और इतना मीठा बोलने वाली बेटियां। उससे पहले भी अभी अभी आप बात कर रहे थे कि हमें फ्यूजन के साथ अपनी जिंदगी को बिताना चाहिए, निभाना चाहिए, लेकर चलना चाहिए। और ये बड़ी खूबसूरत बात कही आपने कि हम मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि हमने छोटे कपड़े पहने या हमने इस टाइप की बात की। मॉडर्न होने का मतलब वही है जो आप हो आज, तभी आप ऊर्जावान हो, आपके और तभी विचार, आप आज विचार भी। आपके होने चाहिए प्रशस्त, विचार हाँ, आधुनिक होने वो चाहिए। उससे इसीलिए आप मॉडर्न, वो कबीर आधुनिक है। कबीर आज भी आधुनिक हैं क्योंकि इनके विचार आधुनिक हैं। आधुनिक है, उसको छोड़ा, वही बात अभी हम्म आप कर रहे थे। और हम्म। ये इंट्रोवर्ट, जब आपकी दो बेटियां आपके पास आ गई, तो उनके साथ खेलते हुए या वो सब करते हुए उनके साथ को कोई ऐसा संस्मरण कि आपको जिसने इंट्रोवर्ट होने से रोक दिया और आप तब वो तो मेरा कभी बचपन, खिलखिलाए उनके वो साथ या खेले। नहीं, वो तो मेरा बचपन की बात थी इंट्रोवर्ट वाली। मैंने कहा ना कि कॉलेज की जी। बड़ी, स्कूल की बड़ी कक्षाओं तक आते आते मैं अच्छा। सामान्य हो हाँ, गया था। उसके सामान्य बाद तो हो मैं गए बहुत थे आप। मुखरित हुआ, तो जो कुछ इतने साल तक रुका था वो ज्यादा मुखरित हो गया। सादा देखो, मुखरित हुआ। ड्रामा भी कर रहे हैं, पेंटिंग भी कर अच्छा। रहे हैं, कॉन्स भी लग रहे हैं सब। वो तो हम्म। मुखरित हो गए थे, मैं बोलना शुरू हो गया क्योंकि मैंने, देखिए साहित्य का कितना असर होता है। मैंने डेल कार्नेगी की एक पुस्तक पढ़ ली तो जी। वो था कि हाउ टू विन फ्रेंड्स और ऐसा कुछ था। तो उसमें हम्म पहले ही चैप्टर में लिखा था कि अपने बारे में बताओ। अगर आप नहीं हम्म बताओगे तो दूसरा कैसे बताएगा, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं। तो इसलिए संकोच मत करो। तो उसने एक उदाहरण दिया था हम्म कि कॉड मछली एक बार में कई हजार अंडे देती है, उसे कोई नहीं जानता। और एक मुर्गी एक बार हम्म में एक अंडा देती है और इतना शोर मचाती है कि सबको पता चल जाता है किसने अंडा दिया। तो आप दोनों का मध्य मार्ग चुन लो कि आप बताओ कि हाँ हम्म मैंने, भैया मैंने ये भी किया, है ना। कि तो फिर दूसरे को पता कैसे चलेगा। तो वो वो जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा, हाँ, मैं सोचता था देखो वो डिबेट बोल रहा है, ये तो मैं भी बोल सकता था, पर मैं बोलता ही नहीं हम्म था, है ना? किसी को पता ही नहीं। तो फिर वो धीरे धीरे बताना शुरू कर दिया। वो तब की बात थी। फिर तो मैं सामान्य हो गया, ठीक ठीक सही हो गया। वो ठीक तो पूर्ण ठीक तो हम्म। अभी भी नहीं हुआ, पर कोशिश करते। तो बेटियां की जो आपने याद दिलाई, तो मेरी जो बड़ी बेटी है उसका हाँ नाम है अनविता, अनविता नबन। हाँ। और अनविता हम्म थरेजा, शादी उसकी जब हुई, वो इटली में रहती है और वो मिलान हम्म। यूनिवर्सिटी में हिंदी की प्रोफेसर है। पर उसने जी। फैशन डिजाइनिंग की हुई है, हम्म। ये से निफ्ट से, निफ्ट की वो फैशन जी। डिजाइनर है।
मिलान फैशन वेरी सिटी गुड। में रहती है और हिंदी हम्म, पढ़ाती है और एक अंग्रेजी पत्रिका की एडिटर है। क्या अब बात वो है। वो अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताती, ना बताने देना चाहती। हम्म। हुँ? अच्छा, दूसरी हम्म। बेटी आस्था नवल है, वो भी अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताने देना चाहती। जैसे वो बहुत अच्छी पेंटिंग, हम्म। दुनिया जानती है, बड़ी अच्छी कविता लिखती है, बहुत अच्छा बोलती हम्म। है, कहानी लिखती है, पर लोगों को नहीं पता कि वो पेंटिंग बहुत उत्कृष्ट करती है। वो बताएगी ही नहीं, अरे वाह। अपने आप को हाँ, छिपाएगी। वो जो है वो छिपाई। यहाँ मैरीलैंड में एक कॉलेज में हिंदी पढ़ाती है। तो ये हम्म। प्रतिभाएं हैं दोनों बेटियों में। उसमें कहते हैं ना भी ये चीज़ पिता से ली, ये माता से ली, हाँ, जेनेटिकली ये जो माँ होता से है ली, ना, दोनों के वंश विरासत। जेनेटिकली है। तो और कुछ वो बच्चे स्वयं अर्जित करते हैं। तो कुछ अर्जित करते। उन दोनों ने भी, हम दोनों को भी असर ज़रूर पड़ा होगा, क्योंकि पेरेंटिंग का एक खास असर पड़ता है कि हमें कैसे पाला पोसा गया, हम अपने बच्चों को कैसे पाल पोस रहे हैं, कौन सी बातें हम उनको हम्म। कह रहे हैं कि वो ना ज़्यादा बोलें, कौन सी बातें हम चाहते हैं कि खूब कहें। तो ये सब बच्चे तो हम्म। अबोध होते हैं, अगर हम उस समय उनको नहीं बताएंगे तो वो दोनों बच्चियां बहुत सुसंस्कृत हैं, ये हमें बड़ा संतोष होता है। फिर उनको पति भी वैसे मिले कि और भी अच्छे हैं। तो इतना तो यानी सब ठीक चल रहा है, इसलिए कि आप आपके जो सपने हैं ना वो ऐसे नहीं कि जो पूरे ना हो सकते हो। तो पूरे ना बेवा हो सके, आपने स्वप्न नहीं वैसे लेने सपने लिए। चाहिए। तो वो मुश्किल हम्म। होती है। तो अपनी रीच में जो होता होगा आप उसको सुखपूर्वक करते जाओ, किसी को अपनी तरफ से तंग मत करो। दूसरा तंग हो रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं उसको, है ना, वो हो रहा है तो फिर ठीक है। पर खुद हम्म। कोशिश ना करो, ऐसी बात होनी चाहिए। तो किसी के साथ इसलिए नहीं, बिल्कुल। वो खुश है, वो इटली में खुश है, अमेरिका में खुश है, अमेरिका में से घर में बैठे हैं बड़े आजकल आनंद में हम्म। बैठे हैं। आनंद में। ईश्वर आपका ये आनंद हमेशा बनाए रखे, और माता पिता से ही ऐसे संस्कार मिलते हैं। विभा क्योंकि राज क्योंकि वैभवी होता है ना जी ये कह रहे हैं बेश। मानसिक, हाँ मानसिक ज्यादा होता है ना। ये हम कितना हम्म। खुश रहे कितने दुखी रहे, ये हमारे बेशक। हमारे दृष्टि पर है कि हमारी दृष्टि क्या है, हम्म। दृष्टिकोण क्या है जिंदगी का। तो दृष्टिकोण हम्म। यदि होगा तो उसके हिसाब से हम दुखी या खुश रहते हैं। उसको बदलना चाहिए, बदला जाता है। हम्म। जैसे मैंने बताया मैं इंट्रोवर्ट था, मैं फिर ठीक हो गया। नहीं हम्म। होता है बहुत। ऐसा नहीं है, कितने ही अज्ञानी थे वो साधु जो विश्व, कौन थे वो, वाल्मीकि बन गए, डाकू थे। वाल्मीकि बन गए। हैं? तो ऐसे डाकू थे। बदल, ऐसा नहीं है, दृष्टिकोण बदलने की बात है, आप दृष्टिकोण बदल लीजिए बस। ये जितने संत महात्मा है ना, चाहे उनका नाम ओशो हो, चाहे सदगुरु कुछ हो, भी हो, हाँ। है ना, वो जो हम्म। बताते हैं वो सबसे बड़ी बात है टू चेंज, आप दृष्टिकोण बदलने की बात। तो दृष्टिकोण आप खुद भी बदल सकते हो। अंत में तो ये ना कि आत्मदीपो भव, जब तक आप अपना दीपक स्वयं नहीं हम्म। बनेंगे तो प्रकाशित अब हो ही नहीं सकते, अंतस का, है हाँ, ना। वो प्रकाश तो नहीं फिर हो सकता। इसलिए वो हाँ। प्रकाश भरना तो हमारे हाथ में है। तो अपना दीपक जलाए हम्म। रखो, उसकी वो रोशन रहे, उसे गुल अंतस का। नहीं होने देना चाहिए। उसकी रोशनी आती रहे। हम्म। रोशनी तभी आती रहेगी जब उसको ठीक ढंग का स्नेह मिलेगा, तेल मिलेगा, घी मिलेगा, वो उससे पूरित होना चाहिए। हम्म। बहुत खूबसूरत बातें, और मन नहीं भरा, सभी लोग यही बोल रहे हैं। और देवशील का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि एक ऐसी शख्सियत से आपने, देवशील ने हमें मिलवाया कि बात बात में बहुत सी बातें हमें सुनने और नहीं सीखने नहीं को मिली हैं। नहीं नहीं, वो तो तो बहुत कुछ हमारे साधारण अंतस में हमें उतारने लायक है। मतलब बातचीत में, मतलब रोचकता और बातचीत में ग्रहण करने योग्य इतना सब कुछ था कि कहीं भी एक पल के लिए रुकने का मन नहीं किया। नहीं नहीं और जो हमारा मेन आपका हमारा विषय था कि व्यंग, जिसमें आप लिखते हैं, उसके बारे में हम बात कर ही नहीं वो तो पाए, और भी बहुत सी बातें देख कोई हमने नहीं, वो सुनी, तो और सारी दुनिया करती है ना। सारी व्यंग के दुनिया बारे में करती है और सारी सारी दुनिया दुनिया करती है, आपने जानती है। जीवन के रंग के बारे में किया तो कितना अच्छा है। वो और अलग सा लगा। और सर आपकी ऋणी है, मेरी पुस्तक का नामकरण वाणी संजीवन विवादों से रहित हुआ। क्या बात है उदयवीर सिंह जी, नहीं बहुत बड़ी बात। और मैं भी सर की बहुत बड़ी ऋणी हूँ कि मेरी पुस्तक के लिए सर ने अपने कीमती शब्द जो मुझे दिए हैं, वो मेरी पुस्तक में मेरे नहीं साथ नहीं आजीवन रहेंगे। बहुत कम लोग जानते हैं कि हरीश जी का दीप्ति नवल से भी पारिवारिक संबंध है। तो आपने हमें ये जानकारी दी, इसके लिए आपका हम बहुत-बहुत शुक्रिया करते हैं। तो चलिए, थोड़ी-सी एक नहीं, आधी बात हम इस व्यंग को लेकर भी कर लेते हैं कि कुछ एक लोगों ने मुझे ये कहा था कि पूछें कि व्यंग जब आप लिखते हैं,
तो उसमें कई बार कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग हो जाता है जो, जैसे अभी आपने बोला कि आपको किसी ने शुरू में कहा था कि जब आप उदाहरण भी देते हो, तो ऐसे शब्दों का चयन करें जो उत्कृष्ट हों। तो व्यंग लिखते हुए कुछ लोग जो व्यंग लिखते हैं, वो उसमें देसी भाषा या अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं या होता है, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? नहीं जबकि देखिए, आपके व्यंग में ऐसा ऐसा है कि जिस चीज को हम शिष्ट ढंग से कह सकते हैं, अगर हमारी हुँ, शैली ऐसी है, अगर अंदाज ऐसा है, तो फिर हमें काहे को देना। अभी हमारे एक मित्र ने कुछ लिखा तो उसमें बहुत गालियां थी, तो उन्होंने कहा कि हुँ, मैंने तो सच लिखा है, ऐसे ही लोग बोलते हैं। पर हुँ, जैसे लोग बोलते हैं तो यही हमें बात दर्पण आई थोड़ा थी ही मुझ बनना तक, है। तो साहित्यकार का दर्पण दर्पण अपना होता है कि वो उस दर्पण में क्या दिखाना चाहता है। जो हम देख रहे क्या हैं वो तो देख ही दिखाना रहे चाहता हैं, हर चीज तो नहीं दिखाई है। जाती। तो अगर आप उसको हुँ, संकेत से कहते हैं, हमेशा बात जो संकेत से कही जाए, प्रतीक प्रतीक यस, प्रतीकात्मक हो, उसका असर ज्यादा पड़ता है। और जो बहुत प्रत्यक्ष ज़्यादा कही पड़ता है। जाए, असर उसका भी पड़ता है, हुँ, लेकिन जिस हुँ, ढंग हुँ, से हुँ, कही जाए उसका पड़ता है कि आपने वो ध्वनित क्या हो रहा है या आपका कहने का ढंग क्या है। तो इसीलिए भाव के साथ जो शैली और शिल्प है, ये भी साहित्यकार देखता है। तो हुँ, मैंने तो अपने जीवन में अपनी पहचान में तो कभी कोई ऐसा नहीं लिखा जो अशिष्ट लगे, अभद्र हो। हुँ, कोशिश की कि उसको उस ढंग से कहा जाए। जैसे मेरा तो मानना है कि हम ये नहीं कहें कि ये हुँ, हुँ, गंदा है, हम ये कहें कि ये उतना अच्छा नहीं था, है ना? ये गलत है, बिल्कुल। नहीं ये उतना सही नहीं था। तो कोशिश करें तो ये सोच धीरे धीरे बन जाती है। तो वो व्यंग में क्या है कि अगर आप व्यंग चोट हो, लेकिन वो आपके अंतर में चोट हुँ, करे, वो हुँ, व्यक्ति परक ना हो, कि व्यक्ति पर चोट ना हो, वो किसी प्रवृत्ति हुँ, पर हो जो अच्छी नहीं है। वो विसंगति हुँ, दर्शन करे, विद्रूप दर्शन करे, जागरूक करे, है ना? आपकी जो हुँ, विडंबनाएं हैं उनको लेकर के दिखाए, और उसके लिए एक संयत हुँ, भाषा और शिष्ट भाषा का प्रयोग हो। और बाकी तो फिर हुँ, पाठक पर है कि पाठक हुँ, क्या चाह रहा है। बाकी किस तरह वो उस पर तो लेखक का बस नहीं है, लेकिन जिस पर बस है हुँ, वो कर लेना चाहिए। जी। बहुत अच्छी बात। तो आपकी नज़र में या आपकी एक भाषा में थोड़े से चंद शब्दों में आप बताएँ हमें, दर्शकों को, कि व्यंग क्या है? ओहो, ये तो बड़ा, उस इसका जवाब तो मैंने कहा ना अभी तक ढूंढ रहा हूँ। अच्छा। जो व्यंग मैं लिखता हूँ, परसाई जी लिखते हैं, शरद हुँ, जोशी जी लिखते हैं, अभी पिलकेंद्र अरोड़ा जी इसमें शामिल हैं, जैसा वो हुँ, लिखते हैं। तो हम लोग जो लिखते हैं वो गद्य की एक ऐसी विधा है जो हुँ, संस्मरणात्मक भी हो सकती है, कथात्मक भी हो सकती है, निबंधात्मक भी हो सकती है, आलोचनात्मक भी हो सकती है, समीक्षात्मक भी हो सकती है। और उसमें सभी तरह की शैलियाँ, चाहे वो विक्रमार्क की हो, सिंहासन बत्तीसी की हो, पुराणों की हो, सारी शैलियाँ चल सकती हैं। चूंकि शैलियाँ इतनी हुँ, ज़्यादा हैं, इसीलिए संयत करना मुश्किल हो जाता है कि जब आपके पास बहुत पूंजी हुँ, है तो ध्यान नहीं आता कहाँ कैसे खर्च करें। तो इसीलिए हुँ, हुँ, वो फिर भोथरा हो जाता है कई बार। तो उसका संयत, हुँ, तो वो, और जो आपको जागृत करे, जो आपके मर्म पर चोट करे कि हाँ, चोट जो करे। कहा जा रहा है, हाँ ये ऐसा होना चाहिए था, या काश ऐसा हो जाए, हाँ ये ऐसा गलत हुआ। तो वो उस गद्य की विधा का नाम व्यंग है। क्या जो बात है। व्यंग रचना के विधान में कह रहा हूँ, जो रचना में व्यंग है हुँ, वो तो कहानी में भी है, कविता में भी है, सब में है, सारी विधाओं में है। हुँ, वो अलग, और हम जो लिख रहे हैं वो व्यंग रचना लिख रहे हैं, इसलिए। हुँ। बहुत अच्छी बात कही, कीचड़ में कमल खिलाने के काम आप कर रहे हैं। बेशक जो व्यंग वही है जो हमारी आत्मा को जागृत करे, ना कि किसी को विद्रोह करने पे या हाँ गुस्सा आ देखिए, जाए, उस, किसी को नहीं चीज़ को सुन के वो नहीं। नहीं, गुस्सा आए, सात्विक क्रोध आए, हुँ, अपने ऊपर हुँ, शर्मिंदगी सात्विक क्रोध। महसूस हो, है ना, हाँ और जी। कुछ करने का हुँ, जोश उठे, कुछ होश आए, तो तब उसका होश आए। लाभ है कि पाठक या वो तिलमिलाए, फिर सोचे यार ठीक तो कह रहे हैं। हुँ, वो सारी हुँ, चीजें, हुँ, हुँ। हाँ वो नहीं कि आप आक्रमण नहीं करें। देखिए, आक्रमण जी, तो फिर वो आता ही नहीं होना होता आपको। आता सही है। आपको हाँ, हुँ, अपने, आप साहित्यकार हैं, तो आप उसी तरह से अपने शब्दों का और भावों का मिश्रण करके शिल्प में बताकर अपनी शैली में परोसेंगे कि जो हुँ, सुपाच्य हो और ठीक ठाक रोचक भी हो, है ना। ये नहीं हुँ, कि हुँ, वो बेचारा चटनी खा खा के तिल में लाता जाए ये ज्यादा हो गया, तो बड़ा वही हुँ। में ना, नाप तोल, वही फ्यूजन हर जगह आता है, हुँ, हर बात हुँ, में फिर आता है। फ्यूज़न। तो जी, व्यंग सुमन का, मलिक जी कह रहे हैं। आप सर कुछ आपके कह रहे थे साथ तो सुमन?
100 कार्यक्रम। बेशक मैं भी यही मेरे शब्द अगले यही थे कि हम इसको क्रमशः कहेंगे। तो आगे हम फिर दोबारा, क्योंकि सब बहुत थक गए होंगे और बहुत सारा समय हमने आपका लिया सुबह सुबह का, और आपके लिए बस ये 2 पंक्तियां कह के हम आज सभी को नमस्कार शुभ रात्रि कहेंगे और आपको शुभ दिन कहेंगे। कि जैसे छोटे-छोटे तारों के बिना आकाश और जल की नन्ही-नन्ही बूंदों के बिना गागर और घुटनों के बल रेंगती नदियों के बिना सागर, वाह! भक्तिहीन भगवान कोई महत्व नहीं रखते। इसीलिए आओ हम भी निरर्थक बड़ा होने की बजाय सार्थक छोटा होना सीखें। बहुत निरर्थक सुंदर। बड़ा होने की बजाय सार्थक छोटा होना सार्थक। सीखें, और यही हमने आपसे सीखा, आपके व्यक्तित्व से सीखा। और ऐसा आपका व्यक्तित्व और ये व्यक्तित्व हम पर हमारे जीवन तक तो बना रहे, ऐसी मैं आशा करती हूँ, उस ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, और ये सानिध्य आपके साथ बैठने का मुझे बार-बार मिले, ये भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सोनिया जी, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा प्रस्तुत करती हैं। और जिन्होंने भी आपका सुना, स्नेह। वीरश्मि अभय जी भी मेरा समर्थन कर रही हैं कि वो भी यही मानती हैं। और नहीं, वो मेरा जितने भी समर्थन लोग कर रही सुन थी रहे वैसे। हैं, देख रहे हैं, मैं उनको हृदय से प्रणाम करता हूँ कि आपने अपना समय दिया। आपके यहाँ रात है, मेरे यहाँ तो दिन है, मैं अमेरिका में बैठा हूँ, जी, पर आप वहाँ हैं। और उदयवीर जी, हाँ, रब आप दोनों को सलामती बख्शे, मेरी अरदास है। मेरी अरदास वही सबके लिए जो आपने कहा, आपकी उन दोनों अरदास। के लिए। नमस्कार। सत श्री अकाल। नमस्कार, शुभ रात्रि, शुभ दिन।